अबीरा एयरपोर्ट पर के वसी शीशे की दीवारों में अपना अक्स देख रही थी, हाथ में पासपोर्ट, दिल में सवालों का हजूम, इर्द गिर्द ट्रालियों की हल्की आवाज़ें, रवानगी के ऐलानात और मुसाफिरों की आहटें एक पसे मंजर बना रही थी। आर्यान खान गैर मामूल तौर पर पुरसुकून था। इसकी आंखों में वो खामोश चमक थी जो किसी सरप्राइज से पहले होती है। ग्लासगो की सर्द सुबह थी। रनवे के किनारे से हल्की धुंध लिपटी हुई थी। जहाज ने वक्त पर टेक ऑफ किया और कुछ ही देर में शहर नीचे सुकड़ने लगा था। पहली फ्लाइट लंदन के लिए निकली। अबीरा ने कई बार पूछना चाहा मगर आर्यान हर बार सिर्फ इतना कहता, ट्रस्ट मी, आपकी बात कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वह अब मुकम्मल तौर पर चुप हो गई थी। लंदन एयरपोर्ट के मसरूफ फिजा, लंबे टर्मिनल और कनेक्टेड गेट तक तेज कदमों से चलते मुसाफिर। सब कुछ तेजी से गुजरा। वहां से दुबई की फ्लाइट, कई घंटों का सफर, बादलों के ऊपर फैला नीला आसमान, कैबिन लाइट्स की मध्यम रोशनी, खामोशी में लिपटा हुआ राज लग रहा था। दुबई का वसी और रोशन एयरपोर्ट, शीशों, सोने जैसी रोशनियों और हजूम के दरमियान एक और बोर्डिंग और फिर आखिरी फ्लाइट। जब वो पाकिस्तान जाने वाली फ्लाइट में बैठे और स्क्रीन पर वाज़े अल्फाज उभरे, डेस्टिनेशन लाहौर, तो अबीरा के हाथ बेख्तियार स्क्रीन की तरफ बढ़े। लबों पर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट फैल गई, आंखों में नमी की चमक उतरी। हम पाकिस्तान जा रहे हैं, खुशगवार लहजा। आर्यान खान ने सीट बेल्ट बांधते हुए से देखा। इसकी नज़र में मोहब्बत भी थी, फैसला भी। हाँ, मुख्तसर जवाब। जहाज ने रनवे पर रफ्तार पकड़ी। दुबई की रोशनियां नीचे पीछे रह गई थी। अबीरा ने खिड़की से बाहर देखा, नीचे सुकड़ता हुआ शहर और ऊपर फैलता आसमान, और दिल में अजीब सी हलचल। आपने बताया क्यों नहीं कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं? आर्यान खान ने इसका हाथ थाम लिया था। उंगलियों की गिरफ्त मजबूत मगर नर्म थी, क्योंकि कुछ रास्ते बताए नहीं जाते, महसूस करवाए जाते हैं। जवाब नरमी से दिया गया, मगर इस तरह जैसे चांद छुड़ाई गई हो। जहाज बादलों के ऊपर पहुंच चुका था। नीचे सफ़ेद तह जैसे पिछली उलझनें वहीं रह गई हों। अबीरा ने सर सीट से टिका दिया। चेहरे पर इत्मीनान की हल्की झलक थी। दिल में खुशी कि वो अपने घर वालों से मिल सकेगी, मगर अगले ही लम्हे इसके एक ख्याल ने इसे रोक लिया था। पता नहीं आर्यान से मिलने का दिल था भी या नहीं। लबों की हंसी पल भर में मद्धम हो गई। आर्यान की नजरें इस पर टिकी हुई थी। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो, वक्त पर जो बेहतर होगा वही होगा। इसके चेहरे के ख्यालात पढ़ते हुए वो आहिस्ता से बोला। अबीरा इसकी जानिब देख रही थी मगर कुछ बोली नहीं। दिल में ज़रूर सोचा, जब इतनी आसानी से मेरे दिल की बात समझ लेते हो तो क्यों नहीं समझ रहे कि मैं तड़प रही हूँ अपने घर वालों के लिए। कुछ देर खामोशी रही, फिर वो बोला जैसे इसके ख्यालात पढ़ चुका हो। जानता हूँ तुम्हारे दिल में बहुत से सवालात हैं, फिलहाल बस इतना जान लो, 2 दिन पहले तुमने मुझसे एक जुमला कहा था कि मैं यहाँ छुप कर डर कर बैठा हूँ, तो यही समझ लो कि साबित करने जा रहा हूँ। आर्यान खान ना तो किसी से डरता है ना किसी से छुपता है। अल्फाज फिजा में ठहर गए। अबीरा का दिल जैसे धड़क कर नीचे गिर गया। वो समझ गई 2 दिन पहले वाली बात अभी भी इसके दिल में जिंदा है। वो खामोश हो गया। वो इसी खामोशी में अबीरा का अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। वो आंखें बंद करके आराम की पोजीशन में टेक लगा चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे अब दोनों के दरमियान मजीद कोई बात नहीं हो सकती और हर चीज़ खामोशी में हल हो गई हो। खामोशी में बैठना, दिल की धड़कन सुनना और बस एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करना, यही दोनों के लिए काफ़ी था। कई घंटों बाद कैबिन लाइट्स हल्की हुई। जहाज नीचे उतरने लगा। खिड़की से बाहर स्याह रात के पसे मंजर में बिखरी हुई सुनहरी रोशनियां दिखाई देने लगी। लाहौर शहर नीचे फैला हुआ था। सड़कों की लकीरें, दूर कहीं चलती गाड़ियों की मध्यम हरकत। जहाज ने बादलों की तह को चीरते हुए नीचे आना शुरू किया। हल्की सी कपकपाहट, इंजन की आवाज़ में तब्दीली। रनवे की लाइट सीधी कतार में इस्तकबाल करती नजर आई। पहले ज़मीन से टकराए एक झटका, फिर रफ्तार कम होती गई। जहाज रनवे पर दौड़ता हुआ आहिस्ता आहिस्ता सुस्त पड़ गया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमारत सामने थी। शीशों में झिलमिलाती रोशनी, अंदर उतरते मुसाफिरों की कतार, ट्रॉलियों की आवाज़ें, ऐलान की गूंज। अबीरा ने गहरी सांस ली। ये वही ज़मीन थी जहाँ इसकी जड़ें थी, मगर आज वो अकेली नहीं थी। इसके साथ आर्यान था, वही आर्यान जब मोहब्बत भी था, ज़िद भी, और एक अनकही जंग भी। सफ़र ख़त्म हुआ, मगर असल इम्तिहान शायद अब शुरू होना था। अफजल खान ने अपनी बेटी को हिम्मत के साथ रुखसत तो कर दिया, मगर दिल में उठने वाले हज़ारों सवालात उसे एक लम्हा चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। बाप का दिल अजीब शय होता है। हाथ दुआ के लिए उठते हैं, मगर जहन अंदेशों से, हजूम से घिरा रहता है। मेरी बेटी के साथ वहाँ क्या होगा? मेरी फूल सी बच्ची कैसे रहेगी? ये सब कभी ठीक होगा भी या नहीं? ये सवालात उसके दिल पर दस्तक नहीं दे रहे थे, जैसे मुसलसल हथौड़े बरसा रहे हों। आंखें बंद करता तो बेटी का मासूम चेहरा सामने आ जाता। आंखें खोलता तो घर की दीवारें उसे अजनबी सी महसूस होती। कुछ देर पहले गुलनाज उसका ब्लड प्रेशर चेक करके गई थी। दवा देने के बावजूद फिशारे खून मामूल से ज़्यादा ही था। हॉल में मखमली कपड़े से मजीन ब्राउन लकड़ी के सोफे करीने से रखे थे।
मगर अफजल खान को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो सोफे नर्म गद्दों से के नहीं कांटों के बने हों। दिल बेसुकून हुआ तो राहत भी जहमत लगती है और आसाइश भी असाब। हॉल की खामोशी में घड़ी की टक टक अजीब बेरहमी से सुनाई दे रही थी। अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। गुलनाज घबराई हुई वापस हॉल में दाखिल हुई। कुछ देर पहले मुलाजमा के बताने पर वो घर के अंदरूनी गेट से बाहर गई थी। अफजल खान अमूमन ऐसे घरेलू मामलात में ज़्यादा दखल नहीं देता था, मगर आज उसके असाब पहले ही तनाव का शिकार थे। गुलनाज के चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखकर वो खामोश तमाशाई न रह सका। अफजल खान, खैरियत है? कोई परेशानी है? कोई मसला तो नहीं? आवाज़ नरम थी मगर लहजे की कपकपाहट उसके अंदर के इज़्तिराब को जाहिर कर रही थी। नजरें बीवी के चेहरे पर जमी थी जैसे अगला जुमला इसके दिल की धड़कन का फैसला करने वाला हो। गुलनाज ने लब खोले मगर लफ्ज़ जैसे गले में अटक गए। हॉल की फिजा एक लम्हे को और भी बोझल हो गई। खान, वो घर आ गया है। उस लड़की को साथ लेकर गुलनाज की आवाज़ हद दर्जा घबराहट जता थी। लफ्ज़ टूट टूट कर लबों से निकल रहे थे जैसे हर जुमला अदा करना उसके लिए का आजमाइश हो। अफजल खान ने बेजारी से सोफे के पुश से अपनी कमर अलग की और जरा आगे को झुकते हुए सवाल किया। अफजल खान, कौन आ गया है? गुलनाज ने एक लम्हा आंखें मूंद कर हिम्मत समेटी। गुलनाज, आर्यान आ गया है और इसके साथ वो लड़की भी है। अगला लम्हा गोया बिजली का कोंदा था। अफजल खान झटके से अपनी जगह से खड़ा हो गया। नूर की रुखसती को अभी चंद साआतें भी ना गुजरी थी। वो आर्यान का यूं नाजिल हो जाना ये किसी बड़े सदमे से कम ना था। दिल जैसे सीने में जोर जोर से दस्तक देने लगा। अफजल खान आना ही तो था, एक दिन पहले ही नहीं आ सकता था? ये अल्फाज बेख्तियार के मुंह से निकले। चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, आंखों में शोले भड़क रहे थे। अफजल खान, कहाँ है वो? मैं आज इसकी जान ले लूँगा। ये कहते हुए इसने बीवी का जवाब सुनने की भी जहमत ना की और तेज कदमों से बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। गुलनाज घबरा कर उसके पीछे लपकी थी। गुलनाज, खुदा का वास्ता खान को गलत कदम मत उठाइएगा। हम पहले ही मुसीबतों में घिरे हुए हैं। अब सोच समझ कर बात कीजिए, जो इन जवान बेटा है। अफजल खान के कदम और तेज हो गए। अफजल खान, ऐसे जवान बेटे से तो बेहतर है कि मेरा कोई बेटा ना होता, जिसकी वजह से आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। गुस्सा उसके लहजे से टपक रहा था। तबीयत वैसे ही नासाज थी, ब्लड प्रेशर अभी संभला न था, मगर इस वक्त उसे अपनी सेहत की परवाह कहाँ थी। कारपोर्च वाली जगह गाड़ी के करीब खड़ा आर्यान खड़ा था। ड्राइवर गाड़ी की डिग्गी खोले सामान उतार रहा था। उसके बराबर एक लड़की खामोशी से खड़ी थी। उसे देखते ही अफजल खान की आंखों में पहचान की चमक उभरी, मगर वो चमक गुस्से में ढल गई। वो अबीरा थी, तबरेज़ खान की बेटी। अबीरा के चेहरे पर अजीब सी मिली जुली कैफियत थी। आर्यान के अचानक उसे पाकिस्तान ले आने पर वो दिल ही दिल में खुश तो थी, मगर रुशाने और आर्यान के घर वालों के बीच एक बार फिर आ खड़े होने का ख्याल उसके वजूद में खौफ की सर्द लहर दौड़ा रहा था। वो इस हादसे को भुला नहीं सकी थी जो रुशानी की जिद और बेजामद मुदाखलत के बायस पेश आया था। वो जख्म अभी तक खड़े थे। अफजल खान सीधा आर्यान के सामने आकर रुका। उसकी आंखों में सवाल नहीं इल्ज़ाम था। अफजल खान, क्यों आए हो यहाँ? अफजल खान की गरजदार आवाज़ ने अबीरा के दिल को लर्जा दिया था। ये महसूस हुआ जैसे उसके सीने में धड़कता दिल अचानक सुकड़ गया हो। कदमों में लर्जिश आ गई, निगाहें झुक गई और सांस बेतरतीब होने लगी। मगर आर्यान वो न चौंका न पीछे हटा। बाप के सवाल का जवाब देना उसने ज़रूरी न समझा था। एक सरसरी सी नज़र अफजल खान पर डाली जैसे सामने कोई अजनबी खड़ा हो। अगले ही लम्हे उसने अबीरा का हाथ मजबूती से थाम लिया। ये गिरफ्त तसल्ली देने वाली नहीं थी, बल्कि ऐलान करने वाली थी, जिद से भी भरी, खुले चैलेंज जैसी। अबीरा ने घबरा कर उसकी तरफ देखा। उसकी उंगलियां आर्यान की गिरफ्त में कैद हो गई और वो जानती थी वो ये अंदाज तूफान को दावत देने के मुतरादिफ है। अफजल खान की आंखों में खून उतर आया। अफजल खान, हाथ छोड़ो इसका। ये हुक्म था, बरसों की आदत का वसन था उसकी आवाज़ में, मगर आर्यान की गर्दन जरा सा तन गई। आंखों में वही पुरानी सरकशी चमक रखी थी। आर्यान, क्यों? मुख्तसर सा लफ्ज़ मगर लहजा भरपूर बेतनाई लिए हुए था। सहन की फिजा जैसे एकदम साकत हो गई। गुलनाज के लब कपा उठे। अबीरा ने हल्की सी कोशिश के हाथ छुड़ाने की, मगर आर्यान की गिरफ्त और सख्त हो गई, जैसे वो जानबूझकर बाप की आंखों में आंखें डालकर हद पार कर रहा हो। आर्यान हमेशा से ऐसा ही था, अपनी मर्जी का मालिक। उसे ना वक्त की परवाह होती थी ना मौके महल की। जिस बात पर अट जाता है उसे अंजाम तक ले जाकर ही दम देता था। आज भी वही जिद इसके चेहरे पर साफ लिखी थी। अफजल खान के लिए ये मंजर सिर्फ नाफरमानी नहीं था, ये सीधा सीधा उसकी हैसियत को ललकारना था। और दोनों के दरमियान खड़ी अबीरा को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी आंधी के ऐन बीच में खड़ी हो, जहां से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। अफजल खान की आंखों में शोले दहक उठे थे। अफजल खान, क्यों? अभी भी तुम में जुर्रात है ये पूछने की कि उसका हाथ क्यों छोड़ना है? अगले ही लम्हे उनका भारी हाथ फिजा को चीरता हुआ आर्यान के गाल पर चटाक से आ लगा। आवाज़ सहन की खामोशी में ऐसी गूंजी कि चंद लम्हों को सब कुछ साकत हो गया। गुलनाज ने बेख्तियार अपना दिल हाथ थाम लिया था। उसे अंदेशा था कि बात यहाँ तक पहुँच सकती है, मगर दिल फिर भी चाहता था कि ऐसा ना हो।
जवान औलाद पर हाथ उठाना माँ के लिए ये मंजर सहना आसान नहीं होता। अबीरा की सोचने समझने की सलाहियत जैसे मफलूज हो गई, आंखें फैल गईं, लब खुश्क हो गए। ड्राइवर जो सामान निकाल रहा था फौरन नजरें झुकाकर दूसरी सिमत हो गया, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। और आर्यन, वो ज़रा सा भी अपनी जगह से नहीं हिला। चेहरा एक तरफ को ज़रूर मुड़ा मगर कदम जमे रहे। उसे उस थप्पड़ की पूरी तवक्को थी। जो कुछ करके वो आया था वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कदम था और उसे उस पर रत्ती भर भी शर्मिंदगी न थी। हाँ, ये अंदाज़ा ज़रूर था कि घर की दहलीज पर कदम रखते ही इस्तकबाल यूं भी हो सकता है। थप्पड़ खाने के बाद उसके लबों पर एक बेबाक सी हंसी फैल गई, पिटाई से भरी, चैलेंज से लबरेज हंसी। वो हंसी उसे और ज़्यादा नुमायाँ बना रही थी। वो यही हंसी अफजल खान के गज़ब को और भड़का गई थी। अफजल खान ने आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ लिया और ज़ोर से झंझोर डाला, मगर आर्यन की उंगलियां अब भी अबीरा के हाथ पर जमी थी। उसने लम्हा भर के लिए भी गिरफ्त ढीली ना की। अफजल खान, ये तेरी हंसी अभी ख़त्म हो जाएगी जब तुझे पता चलेगा कि तुम्हारे इस गुनाह की सज़ा तुम्हारी बहन को मिली है। ये जुमला जैसे सीधा आर्यन के सीने में पेवस्त हो गया था। लबों पर फैली हंसी वाकई में मासूम हो गई। आंखों में पहली बार झटका उभरा। आर्यन, एज़ल, क्या हुआ उसे? उसके जहन में पहला ख्याल एज़ल का ही आया। नूर का नाम उस लम्हे उसके जहन में ना आया, क्योंकि बरसों पहले अफजल खान उसे अपनी बहन की गोद में डाल चुके थे। नूर उसके दिल से कम ना थी, मगर अमली तौर पर एज़ल उसकी आंखों के सामने पली बढ़ी थी। दोनों उसके लिए बराबर थे। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। आर्यन, मैंने पूछा क्या हुआ है एज़ल को? बाप की खामोशी ने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। उसी लम्हे अबीरा का हाथ उसकी गिरफ्त से छूट गया, शायद बेख्तियार, शायद बेध्यानी से। अबीरा ने अपनी खाली होती कलाई को देखा तो दिल में एक अनजाना सा खौफ उभरा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे हाथ नहीं छोटा, साथ छूट रहा हो। क्या अब सब कुछ बदल जाएगा? क्या एज़ल की खबर सुनकर आर्यन का रुख बदल जाएगा? अफजल खान कुछ कहने वाले थे कि गुलनाज तेजी से आगे बढ़ी। उसने आर्यन का बाजू थाम कर खींचा। गुलनाज, अंदर चलकर बात करो। जो भी कहना है घर के अंदर कहो, यूं बाहर मुलाजमों के सामने तमाशा मत बनाओ। लहजे में गुस्सा भी था और घबराहट भी। वो उसे तकरीबन घसीटती हुई अंदर ले जा रही थी, मगर चंद कदम चलने के बाद आर्यन ने अचानक पलटकर अबीरा की कलाई थाम ली और वो उसे अपने साथ खींच कर ले गया। गिरफ्त ने पहले जैसी सख्ती ना सही, मगर इतनी ज़रूर थी कि वाज़ेह हो जाए। वो उसे पीछे नहीं छोड़ रहा था। अबीरा के दिल को हल्की सी तसल्ली हुई, कम अज़ कम वो उसे भूला नहीं था। पीछे अफजल खान भी अभी भारी कदमों से अंदर की जानिब बढ़े। चेहरे पर शदीद गुस्सा अब भी तारी था, मगर आंखों में अब भी सिर्फ गुस्सा नहीं, एक छुपी हुई खबर का बोझ भी था जो अगले चंद लम्हों में सब कुछ बदल देने वाली थी। आर्यन की माँ बमुश्किल सबको अंदर ले आने में कामयाब हुई। सहन की तेज़ फिजा से निकलकर वो सीधे उस कमरे में आए जो अफजल खान और गुलनाज का था। यही कमरा घर के बड़े फैसलों और बंद दरवाज़ों के पीछे होने की वाली बातों का गवाह रहा था। दरवाज़ा बंद होते ही बाहर का शोर जैसे कट गया, मगर अंदर की फिजा और ज़्यादा बोझल हो गई। गुलनाज के कमरे के बीच आकर आर्यन का बाजू छोड़ दिया। उसकी उंगलियां अब भी हल्की सी कांप रही थी। आर्यन के सब्र का बंद टूटते वो था। पेशानी की रगें तन चुकी थी, सांस बेतरतीब हो रही थी। वो एक कदम आगे बढ़ा, आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। आर्यन, अब ये फिल्मी सस्पेंस खत्म होगा भी या नहीं? कोई मुझे साफ साफ बताएगा कि एज़ल कहाँ है? कमरे की फिजा पहले ही बोझल थी। उसकी बुलंद आवाज़ ने उसे और भी गहरा कर दिया। अफजल खान ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखों में ऐसी सुर्खी थी जैसे बरसों की दबी आग आज भड़क उठी हो। अफजल खान, हाँ ज़रूर बताएंगे। तुम पूरी फिल्म बना सकते हो और हमारे इतने से मंजर पर तड़प रहे हो। लहजा तंज से लबरेज था, मगर उस तंज के नीचे दुख की एक तह भी छुपी थी। अफजल खान, और बात यहाँ एज़ल की नहीं हो रही, नूर की हो रही है। एज़ल की तो शादी हो चुकी है। ये अल्फाज जैसे कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आए। एक लम्हे को सब कुछ साकत हो गया। आर्यन के चेहरे से रंग उड़ गया। एज़ल की शादी, वो भी इसकी गैर मौजूदगी में? और नूर? दिल में एक अजीब सा खला सा पैदा हुआ। सोचे उलझ गई आर्यन। शादी? उसकी शादी कर दी आपने बगैर मुझे बताए? और नूर को क्या हुआ है? खुदा के लिए ये पहेलियां बुझाना बंद कीजिए। अब उसकी आवाज़ में जिद से ज़्यादा इस्तराब था। अफजल खान की आवाज़ बुलंद हो गई थी, मगर इस बार वो सिर्फ गुस्सा न था, उसमें शिकस्ता वकार की झलक भी थी। अफजल खान, नूर को लाला शमशीर के फैसले पर इज्जत के बदले में इज्जत के तौर पर उस घर में निकाह करके भेज दिया गया है। सज़ा के लिए हर लफ्ज़ तोल कर अदा कर दिया गया है, मगर असर ऐसा जैसे किसी ने संगे गिराह दिल पर रख दिया हो। अफजल खान ने सख्त निगाहों से अबीरा की तरफ देखा। अफजल खान, उसी घर में जिसकी बेटी को तुम हाथ थामे यहाँ ले आए हो। ये सुनकर अबीरा का सांस जैसे हलक में अटक गया था।
वो दीवार के करीब खड़ी थी मगर उसे लगा जैसे ज़मीन पांव तले सरक रही हो। ये सब उसकी मौजूदगी में हो रहा था और वह खुद इस कहानी का हिस्सा भी थी। और सबब भी आर्यन की मुट्ठी भींच गई आंखों में सरकशी की जगह अब एक और कैफियत ने ले ली थी। ये वह एहसास था जो शायद उसने कभी खुद को महसूस न होने दिया था। नदामत नहीं तो कम अज़ कम झटका ज़रूर। कमरे में खामोशी उतर आई, भारी घुटी हुई सवालों से भरी हुई खामोशी। गुलनाज एक तरफ खड़ी थी, आंखों में आंसू तैर रहे थे। हालात ने सबको अपनी तरफ गिरफ्त में ले लिया था और आर्यन वो पहली बार वाकई संजीदा दिखाई दे रहा था, जैसे किसी ने उसे बेलगाम वजूद को अचानक आईना दिखा दिया हो। आपने ऐसा कैसे कर दिया? मैं जान ले लूँगा उन लोगों की अगर मेरी बहन को कोई तकलीफ पहुंची तो। उसकी दहाड़ कमरे में गूंजी, हर लफ्ज़ में गुस्सा, हर सांस बेकाबू। ताकत आंखें खून से सुर्ख, मुट्ठी भींची हुई, जिस्म कांप रहा था। अफजल खान एक कदम आके बढ़े, आंखें खून से सुर्ख, चेहरा सख्त, हर हर्फ में धुआं और आग। अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। दुश्मनी की बुनियाद तुमने खुद रखी है। तुमने पहले ही इनकी बेटी को अगवा किया। ये तो होना ही था। आर्यन की निगाहें अपने बाप पर जम गई। हर लफ्ज़ उसके सीने में बिजली की पानी गिर रहा था। थप्पड़ ने जिस्म पर छू लिया था मगर वो तकलीफ लम्हा भर की थी। मगर अब जो अल्फाज, जो इंकशाफात उसके सामने थे वो उससे कहीं ज़्यादा दर्द दे रहे थे। दिल के अंदर बेकाबू आग भड़क रही थी। इसी वक्त राहदारी से गुजरती हुई रोशाने की कानों में आर्यन की दहाड़ पहुंची। वो खुद को रोक ना पाई और तेज़ी से कमरे में दाखिल हो गई। कमरे में दाखिल होते ही सबकी नज़रें उसी पर जम गई मगर आर्यन ने एक लम्हे के लिए भी उसकी जानिब नहीं देखा, जैसे उसका वजूद यहाँ बिल्कुल मायने नहीं रखता हो। ये पहली बार हुआ था, वरना रोशाने को तो देखते ही आर्यन हिल उठता। और दूसरी जानिब रोशाने के चेहरे पर भी अजीब सी घबराहट तारी थी। शायद वो दबाव और खौफ से ज़ेर असर थी। रोशाने को देखते हुए अबीरा के जहन में फ़ौरन वो 48 घंटे आ गए जो उसने शदीद खौफ और मौत के डर में गुजारे थे। कमरे की फ़िज़ा और भी बोझिल हो गई थी। रोशाने हाथ सीने पर बांधे खूंखार नज़रों से देखते हुए सोच रही थी कि ये लड़की कैसे बचकर वापस आ गई। मैंने क्या किया और क्या नहीं, इस बात को तो फ़िलहाल एक तरफ रख देते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या मैं मर गया था? इसी दुनिया में था ना मैं? फिर आपने मेरी ही बहनों की ज़िंदगी के फ़ैसले करा दिए और मुझे ख़बर तक नहीं होने दी। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों? वो अपने बाप के मद्दे मुकाबल नज़रें उठाए खड़ा था। उसकी आंखों में शिकवा भी था और ज़िद भी। उसे हर सूरत जवाब दरकार था। ये कोई मामूली बात न थी। उसकी बहनों की ज़िंदगी के अहम फैसले हो जाएं और उसे आगाह तक न किया जाए। वो हमेशा से ऐसा ही था, अपने सवाल का जवाब लिए बगैर हटने वालों में से नहीं था। कमरे का माहौल तपिश से भरा हुआ था। फिजा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे दीवारें भी सांस रोके खड़ी थीं। हर शख्स के जहन में अपनी अलग सोच, अपना अलग अंदेशा पल रहा था। रोशाने इस वक्त सिर्फ सामने खड़ी लड़की को घूर रही थी। उसकी निगाहों में अफसोस भी था और एक कर्बनाक सवाल भी कि वो जिंदा कैसे बच गई। और गुलनाज उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो ये सोचकर कांप उठी थी कि इसका बेटा और इसका शौहर आमने सामने खड़े हैं। अगर लफ्ज़ों की तेज़ी और बढ़ी तो शायद रिश्तों की डोर कमज़ोर पड़ जाए। हालात पहले ही नाजुक थे और इसे डर था कि कहीं ये आग सब कुछ जला न दे। अहमक इंसान, तुमने खुद तक आने का कोई रास्ता, कोई तरीका छोड़ा था कि हम तुम्हें इतला देते। वो आर्यन के चेहरे पर निगाहें गाड़े हुए बरसा था। लहजे में बरसों की जमी हुई तलखी साफ छलक रही थी। बोलो, जवाब दो, कौन सा रास्ता था हमारे पास कि हम तुम्हें खबर करते? तुम तो यूं गए थे जैसे हमसे सारे रिश्ते तोड़ चुके हों। एक लम्हे को भी ये ना सोचा कि तुम्हारी करतूतों का अंजाम हमें भुगतना पड़ेगा। दबे हुए शिकवे आज अल्फाज बनकर बाहर आ रहे थे। फिजा में तनाव इस कदर गहरा था कि सांस लेना दुश्वार हो रहा था। मगर मचाल है कि आर्यन खान के कदम रत्ती भर भी पीछे हटे हों। वो इसी मजबूती से अपनी जगह कायम रहा। लग रहा था जैसे हर वार सहने को तैयार है मगर झुकने को नहीं। चलें, आपको नहीं मालूम था कि मैं कहाँ हूँ, पर आप मुझे खबर नहीं दे सकते थे। मगर रोशाने आप तो बता सकती थी। आर्या ने खूंखार नज़रों से रोशाने की जानिब देखा। इस अचानक सवाल पर वो बुरी तरह घबरा गई थी। इसके चेहरे का रंग यकदम उड़ गया, जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। कमरे में एक लम्हे को ऐसी खामोशी छा गई थी कि हर सांस की आवाज़ सुनाई देने लगी। अफजल खान ने गुस्से से अपनी बहन की तरफ देखा। उसकी निगाहों में हैरत भी थी और सख्त नाराज़गी भी। मतलब ये कि वह आर्यन के बारे में जानती थी और उसने किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा। अब बात इस पर वाज़ेह हो चुकी थी। मैं कैसे बताती? वो एक लम्हे को रुकी, जिसे अल्फाज चुन रही हो। फिर निस्बतन संभले हुए लहजे में बोली, लाला ने अचानक फैसला कर लिया। सब कुछ इतना तेज़ी से हुआ कि मेरे जहन से बात निकल गई। इब्तदाई घबराहट के बावजूद उसने खुद को फ़ौरन संभाल लिया था। उसकी आवाज़ में लर्जिश ना थी, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में सोच की चमक नुमाया थी। वो आम औरतों की तरह बुखला जाने वाली नहीं थी।
ज़हीन थी, हालात को परखना जानती थी और लम्हा भर में खुद को संभाल लेना हमेशा उसकी आदत रही थी। जहन से निकल गया या तुम्हारे खराफाती जहन की ने बताना ज़रूरी नहीं समझा। अफजल खान की आवाज़ बुलंद हुई तो कमरे की फ़िज़ा जैसे लड़सा उठी थी। उसकी सुर्ख होती आंखें सीधी रोशानी के चेहरे पर जमी थी, जबड़े सख्ती से भींचे हुए थे। रोशानी, मैं तुम्हें जितना गलत समझता था तुम इससे कहीं ज़्यादा निकली। तुम हमारी आस्तीन में पलने वाला वो सांप हो जिसने मेरी ही बच्चों को डस लिया। कोई कदम आके बढ़ा, उसके हाथ कांप रहे थे मगर लहजा पहले से ज़्यादा अकड़ा हो चुका था। रोशानी के चेहरे की जर्दी अब और नुमाया हो रही थी मगर वो खामोश खड़ी थी। क्या गुनाह हो गया हमसे? कौन सी ऐसी खता थी जिसकी तुमने हमें ये सज़ा दी? उसने दोनों हाथ फिजा में फैला दिए जैसे किसी अनदेखे इंसान से सवाल कर रहा हो। सोफे का सहारा लेकर खड़ी हुई गुलनाज खान की नजरें भी अब रोशाने पर ठहर चुकी थी। अगर वो खामोश थी, बोल तो सिर्फ आज अफजल खान रहा था, बाकी सब सुन रहे थे। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी मैं तुम्हें अपने घर में रखा, हर सहूलत दी और तुमने मेरे ही बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करते हुए एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। आखिरी जुमले पर अफजल खान की आवाज़ भरा गई थी मगर गुस्सा कम न हुआ। पेशानी की रगें उभरी हुई थी, सांसें तेज। गुलनाज खान के चेहरे पर दुख और गुस्से का मिला जुला तासर था। वो चंद लम्हे पहले तक खामोश थी मगर अब उनकी निगाहों में सख्ती उतर आई थी। दिल ही दिल में वो यही सोच रही थी कि इस औरत को बेटी बनाकर घर में जगह दी, इज्जत दी, एतमाद दिया और उसने बदले में इन्हीं के बच्चों की ज़िंदगी का दाव पर लगा दिया। कमरे की फिजा बोझिल हो चुकी थी, जैसे हर दीवार उस टूटते एतमाद की गवाह बन गई हो। मुझे समझ नहीं आती आप सबको हमेशा मैं ही गलत क्यों नजर आती हूँ। इस सब में मेरा क्या कसूर है? रुशाने ने भराई हुई मगर काबू में रखी आवाज़ में कहा। उसकी नज़रें अब एक एक करके इस सबके चेहरों पर थीं, जैसे वो अपने लिए हमदर्दी तलाश कर रही हो। मैंने तो नहीं कहा था आपको कि नूर का रिश्ता बदले के तौर पर थे, बल्कि मैंने तो आपको मना किया था। तब भी आप मुझ पर चिल्लाए थे और अब भी बिला वजह मुझ पर बरस रहे हैं। उसने दुपट्टे का पल्लू मजबूती से मुट्ठी में जकड़ लिया। चेहरे पर खफगी और बेबसी का तासुर उभारने की कोशिश साफ दिखाई दे रही थी। आंखों में नमी भी थी मगर लहजा ऐसा जैसे खुद को कटहरे में खड़ा देखकर सफाई पेश कर रही हो। हमेशा की तरह इस लम्हे भी इसे यही महसूस हो रहा था कि सारी गलती दूसरों की है। इसके ख्याल में वो तो सिर्फ हालात का शिकार थी, कसूरवार हरगिज नहीं। कमरे में मौजूद हर निगाह अब इस पर थी मगर इसके चेहरे पर अब भी एक अनजाना सा यकीन था कि वो हक पर है। रोशाने, आप मुझे तो बता सकती थी कि मैं आकर अपनी बहन की ज़िंदगी बचा सकता था। आप जानती थी कि मैं कहाँ हूँ, आपके पास मेरा नंबर था। इसके बावजूद आपने मेरी छोटी सी नूर की ज़िंदगी बर्बाद होने दी। आर्यन की आवाज़ भारी हो चुकी थी, उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थी। वो हर लफ्ज़ चबा चबा कर अदा कर रहा था जैसे दिल में जमी आग ज़ुबान से निकल रही हो। मेरी बहन बदले की आड़ में सज़ा भुगतने जा रही थी और आपने खामोशी से तमाशा देखा। उसके हाथ मुट्ठियों की सूरत में बंधे थे, सीना तेज़ी से उठ रहा था। कमरे में मौजूद हर शख्स उसके चेहरे पर फैली अजियत साफ देख सकता था। कभी माफ़ नहीं करूँगा, आपने बहुत कुछ ऐसा किया है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। ख़त्म हो चुका है आपका और मेरा रिश्ता, और ये रिश्ता आपने खुद अपने हाथों से तबाह किया है। आखिरी जुमले पर उसकी आवाज़ काम गई थी मगर आंखों की सख्ती बरकरार रही। घर के अफराद पहली बार आर्यन को रोशाने पर इस शिद्दत से बरसते देख रहे थे। सबके चेहरों पर हैरत थी। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि वो रोशाने से इस लहजे में बात कर सकता है जिसे वो हमेशा इज्जत देता आया था। रोशाने की नई खामोश खड़ी थी, चेहरा सपाट, निगाहें झुकी हुई। अब वो अच्छी तरह जानती थी कि वो यहाँ आने से पहले क्या करके आई है। शायद इसीलिए इस वक्त इसके पास सफाई के लिए अल्फाज कम पड़ गए थे, या शायद वो जानबूझकर खामोशी को ढाल बनाए खड़ी थी। रोशाने की हकीकत जानने पर अफजल खान की निगाहें सुर्ख और अंगारों की तरह चल रही थी। मेरा शक बिल्कुल ठीक था। मुझे हमेशा यही लगता था कि तुम जानती हो कि आर्यन कहाँ है, मगर तुमने हमें नहीं बताया। तुम कभी हमारे साथ मुखलिस नहीं थी। हम ही पागल थे जो अपना बेटा तुम्हारे हवाले कर दिया और तुमने इसे क्या से क्या बना दिया। हर अल्फाज के साथ एक कदम आगे बढ़ता चेहरा पर गुस्सा और मायूसी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। रोशाने खामोश खड़ी, आंखें झुकी हुई और हाथ बेबसी से एक दूसरे पे जमे हुए थे। उसकी सांसें थमी हुई थी मगर अंदर के जज्बात अब भी मौजे मार रहे थे। कमरे के बाकी अफराद भी साकत हो गए थे। हैरत से सबकी नजरें एक दूसरे पर और फिर रोशाने पर जमी हुई थी मगर रोशाने की खामोशी ज़्यादा देर कायम न रही। मुश्किल हालात में खुद को संभालना इसकी आदत थी। अब बार बार अपने बेटे की दहाई दे रहे थे जिसे मैंने हद से ज़्यादा प्यार किया, और जो आपने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया, इसका क्या? इसकी आवाज़ में इस्तराब भी था और जिद भी। हर लफ्ज़ एहतियात से चुना क्या था मगर निगाहों में वो कुव्वत साफ झलक रही थी जो मुश्किल घड़ियाँ सहने वाले इंसान में होती है। रोशाने जानती थी कि अब अल्फाज ही इसकी सबसे मजबूत ढाल है। चेहरे की हल्की
संजीदगी, निगाहों का नमी से भरा होना और हाथों का काबू, ये सब जाहिर कर रहा था कि वह हर सूरत हाल को परख कर बोल रही है और पीछे हटने का नाम नहीं लेगी। मगर लम्हा भर में हालात बदल गए जब सारन कमरे में दाखिल हुआ। आपके बेटे को किसी ने आपके ख़िलाफ़ नहीं किया और ना ही आपका बेटा कभी आपके ख़िलाफ़ हो सकता है, मगर वो अलग बात है कि आपके और मेरे दिमाग के दरमियान आपने ऐसी दीवारें खड़ी कर दी हैं जिनसे ना तो मेरी मोहब्बत आप तक पहुंच सकती है और ना ही आपकी ममता की खुशबू मुझ तक आती है। सारन की आवाज़ कमरे में गूंजी तो सबने चौंक कर देखा, शायद वो अभी भी घर के अंदर दाखिल हुआ था। अंदर से आती हुई हल्की हल्की आवाज़ों ने इसे सीधा मामू के रूम की तरफ खींच लिया और वो वहाँ आकर रुक गया। मगर कमरे में वो जो मंजर था वो कुछ और ही था। सामने आर्यान खड़ा था और उसके साथ खड़ी लड़की को देखकर सारन ने फ़ौरन पहचान लिया कि यह अबीरा है। कमरे में फ़िज़ा एक अदालत की मानंद संजीदा हो गई थी। सारन ने बारी बारी सबको देखा। हर चेहरे पर खौफ, गुस्सा और इज़्तिराब के आसार वाज़ेह थे। आर्यान की नज़रें रोशान और अबीरा पर जमी थी और रोशान खामोश खड़ी अपनी पोजीशन मजबूती से संभाले हुए थी, जैसे किसी भी लम्हे सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तैयार हों। सारन बेटा, तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ सब मेरे ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और तुम भी आकर इनकी टीम में शामिल हो गई। रोशाना की आवाज़ में तलखी और ममता की नरम छाप दोनों छलक रहे थे। बरसों बाद वो अपने बेटे पर मसलूम बनकर जाल फेंक रही थी और इसकी निगाहों में ये तवक्को भी छुपी थी कि वो बहुत जल्द इसे अपने सगे बेटे की ज़रूरत पड़ने वाली है। कमरे की फ़िज़ा सबके लिए साकत सी हो गई थी। सबकी नज़रें सारम पर थी, ख़ासकर आर्यान खान की, जिसके लिए सारम हमेशा ख़ास मकाम रखता था। मगर आज सारम ने एक भी नज़र इसकी जानिब नहीं उठाई थी। वो सख्त नाराज़ और बज़ाहिर पुरसुकून महसूस हो रहा था, जैसे अंदर के हर जज्बे को चुपके से संभाले हुए हो। सारम ने अपनी माँ के जाल को देखते हुए हल्की सी तंज भरी मुस्कुराहट लबों पर सचाई। नहीं मामा, टीम बनाना आपका काम है, मैं तो सीधा साधा बंदा हूँ, ये काम मेरे बस की बात नहीं। वो आर्यान और अपनी माँ की जानिब नजरें जमाए हाथ से हल्का सा इशारा करते हुए हर लफ्ज़ पर जोर दे रहा था। कमरे में लम्हा भर की खामोशी ने जगह पकड़ ली थी। हर शख्स जैसे इस मौक़िफ़ की संजीदगी को परख रहा हो। रोशाने खामोश खड़ी थी, लेकिन उसकी निगाहों में छुपी होशियारी और फितरी वक़ार वाज़ेह था। वो जान रही थी कि सिर्फ अल्फाज ही नहीं, इस लम्हे सबसे मजबूत ढाल है और उसे इस खेल में पीछे हटने का मौका नहीं। सारम मेरी जान, रोशाने आगे बढ़ी और दोनों हाथ सारम के गालों पर रख दिए। जिनको तुम मेरी टीम बोल रहे हो, वो लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं। कम अज़ कम मैं अपने सगे बेटे से तो उम्मीद रख सकती हूँ कि मेरा बेटा मेरा साथ देगा। रोशाने ने आर्यान को ये बताना चाहती थी कि वो इसका सगा बेटा नहीं, इसलिए वो इससे दूर हो गया है। वो हमेशा से अपने मुफाद के लिए सोचने वाली रही थी और अब हर फैसला इसी बुनियाद पर कर रही थी। मुफाद ख़त्म तो सब कुछ ख़त्म। वो जानती थी कि आर्यान अबीरा से जितनी मोहब्बत करता है वह कभी इसके ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, इसलिए इसने अपना रास्ता बदल लिया था। आज रोशाने ने पहली बार अपने बेटे को अपने लिए सबके ख़िलाफ़ खड़ा देखना चाहती थी और अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि आर्यान इसके साथ खड़ा नहीं होगा। इससे पहले कि आर्यान खुलकर सामने आए, वो चाहती थी कि इसका बेटा सारम इसकी सपोर्ट के लिए मजबूती से खड़ा हो जाए। जो बेटा बरसों तक इसकी तवज्जो और मोहब्बत का मरकज़ नहीं रहा था, आज वो सारे उम्मीद की तवक्कुआत और इससे वाबस्ता किए खड़ी थी। मैं आपका बेटा हूँ, आपको याद है? सारम ने तंजिया भरी निगाहों से देखा। लबों पर शिकवा और हल्की तलखी थी। रोशाने इस अंदाज को देखकर कुछ परेशान हो गई थी। वो चाहती थी कि सारम आर्यान को दिखाए कि वो इसके साथ है, मगर यहाँ इसे अपने बेटे की बात पर हल्की सी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। नहीं सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि आप तो भूल चुकी हैं। आपके लिए तो आपका बेटा आर्यान है, क्योंकि वो आप जैसा है, आपकी सोच एक जैसी है, स्टेटस एक जैसा है। मैं तो आप लोगों में मैनेज नहीं होता, इसलिए पूछ रहा हूँ। सारम की आवाज़ में दर्द में लिपटी हुई थी, लेकिन इसमें सच्चाई और मुखलिसी भी छलक रही थी। रोशाने ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने बेटे को अपने साथ मिलाना चाहती थी, इसलिए सब्र से काम लेती रही और हर लम्हे अपनी नफ्सियात को काबू में रखती रही। दूसरी जानब आर्यान खान के दिल में सख्त तकलीफ जाग उठी थी। सारम की ये बात इसके लिए किसी चुपते कांटे की तरह थी। मोहब्बत, ताल्लुक और रिश्ता, हर पेचीदगी इस लम्हे में एक साथ दहल रही थी। सारम प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और हमेशा रहोगे, ये बात तुम जानते हो। और हम दोनों के बीच में ये स्टेटस कहाँ से आ गया? आर्यान ने तड़पते हुए सारम की जानिब देखा। उसकी आंखों में दुख और हैरत और कियामेज़िश थी और आवाज़ में वो दर्द भी छलक रहा था जो दिल के सब रिश्तों को छू रहा था। सारम का कहना कि वो इससे मैच नहीं करता आर्यान के लिए किसी कांटे की मानिंद था। इसके लिए सारम हमेशा इसका सबसे करीबी और मुखलिस दोस्त रहा था, वही जिसके साथ हर राज और हर लम्हा शेयर किया गया था। ओ हाँ दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ।
सारम ने तंसिया भरी निगाहों से आर्यान को देखा, हल्की मुस्कुराहट के साथ। इसमें कोई शक बाकी है? आर्यान ने सारम की जानिब नजरें जमाते हुए कहा। सच में आर्यान, दोस्त तुम्हारे जैसे होते हैं। जब दिल चाहा दोस्त बना लिया, जब दिल चाहा दोस्ती तोड़ दी। अगर दोस्त ऐसे होते हैं तो लानत भेजता हूँ मैं ऐसे दोस्त पर और ऐसी दोस्ती पर। सारम आज किसी लिहाज का पाबंद नहीं था। इसने हमेशा आर्यान को अपना भाई समझा था, मगर आज आर्यान का खामोशी से यूं चला जाना और अपने फैसले खुद करना सारम के लिए तल्ख जहर बन गया था। आर्यान 2 कदम आगे बढ़कर सारम के करीब हुआ, शायद इसे गले लगाना चाह रहा था। सारम प्लीज़, आराम से बैठकर मेरी बात सुनना, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। सारम ने हाथ का इशारा करते हुए आर्यान को दूर रहने को कहा। मुझे तुमसे कोई बात करनी है, न तुम्हारे साथ बैठना है, न तुम्हारे साथ ताल्लुक़ रखना है, और ना ही तुम्हारे साथ दोस्ती रखनी है। मैं तुम लोगों के लिए बेवकूफ़ हूँ जो अपने मुफाद के लिए मुझे इस्तेमाल कर लोगे। जब फूफी और भतीजे के बीच ताल्लुकात बनते हैं तो मेरी कोई जगह नहीं थी, और अब जब दरार पड़ गई है तो मुझे बलि का बकरा बना रहे हो। मुझे तुम दोनों से कुछ लेना देना नहीं। मेरे हाथ देखो, जुड़े हुए हैं, और मुझे माफ़ करो। सारम दोनों हाथ जोड़े खड़ा था। इसके नज़दीक शायद कोई गुंजाइश बाकी न थी। इसका ये अंदाज़ आर्यान को बहुत तकलीफ दे रहा था। बाकी सब खामोशी से देख रहे थे, क्योंकि आर्यान और सारम की दोस्ती से सभी वाकिफ थे। बचपन एक साथ गुजरा था, और सारम हमेशा एक ठंडे मिजाज का इंसान रहा, जिसने हर बात दूसरों के साथ कंप्रोमाइज़ किया था। मगर आज वो तल्ख हो रहा था। शायद बरसों से अंदर संभाला हुआ दुख आज लफ्ज़ों में ढलकर बाहर निकल रहा था। सारम, मैं तुम्हें कभी अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराज़गी सर आंखों पर है, मगर यार इल्ज़ाम तराशी मत करो। आर्यान को बुरा लगा कि सारम ने दोस्ती पर सवाल उठाया था। इल्ज़ाम तराशी? मुझे इल्ज़ाम तराशी नहीं आती मिस्टर आर्यान खान। इल्ज़ाम तराशी करना, लोगों के कैरेक्टर को जज करना, स्टेटस को हाई रखना, ये सब आपकी और आपकी प्यारी फुफो जान की फितरत में शामिल है। मैं ठहरा बेवकूफ़ इंसान, मुझे ये सब कुछ करना ना आता है, ना ही समझना आता है। सारम ने बरसों से अपने दिल में छुपाए गुस्से को आज ज़ुबान दी थी। वो हमेशा सब्र तहम्मुल से काम लेता रहा, अपने जज्बात और सवालात पर पहरे लगा कर रखता, मगर साबर इंसान के सब्र के बंद पर कभी कभी टूट जाते हैं। आज सारम अपने दिल की बात बोलने के लिए आया तो बोलता ही जा रहा था। रुझाने को तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर आर्यान खान इसकी हर बात से तड़प रहा था। आर्यान में लाख बुराइयां थी, मगर वो सारम को हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड मानता रहा था। बचपन से लेकर आज तक इसने कभी सारम के लिए कुछ गलत नहीं सोचा था। बस दोनों के ख्यालात अक्सर एक जैसे नहीं होते थे, और यही वजह थी कि आर्यान अक्सर बातें सारम से छुपा लिया करता था। प्लीज़, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, आर्यान ने शिद्दत से कहा था। क्यों, मैं तुम्हारा पाबंद हूँ? सारम ने पकड़ किसी लिहाज के कहा था। तुम मेरे दोस्त हो, मेरे सबसे करीबी दोस्त हो। आर्यान की नज़रों में अपने दोस्त के लिए हद से ज़्यादा मोहब्बत थी। अच्छा, जब तुमने मेरी बहन को ज़बरदस्ती निकाह करके यहाँ से लेकर गायब हो गए थे, तब हमारी दोस्ती याद क्यों नहीं आई थी? सारम के अचानक अबीरा को बहन के कहने पर अबीरा ने गौर से सामने खड़े नौजवान को देखा। वो खुश शक्ल था, मगर इसका लहजा नर्म और दिल छू लेने वाला था। गुस्से में भी वो अपनी तमीज़ और वक़ार नहीं भूल रहा था। अबीरा ने पहले तो कुछ नहीं समझा, मगर बाद में जान गई कि वो रुशाने और तबरेज़ खान की पहली औलाद है, और सामने खड़ी नागिन की फितरत वाली औरत का बेटा इसे बहन मानता है। ये बात सुनकर अबीरा के दिल में हल्की सी सोची छलक गई थी। तुम जानते हो, ये सब कुछ मैंने रुशाने के लिए किया था। आर्यान खान ने सफाइयाँ पेश की। हाँ तो ठीक है, अब तुम्हें हमारी दोस्ती याद नहीं आनी चाहिए। जब तुम यहाँ से गए तो हमारे दरमियान सब कुछ इसी दिन ख़त्म हो गया था। लहजे में ज़रा सी भी लचक नहीं थी। शट अप, दोस्ती मजाक नहीं है जो यूं चुटकियों में ख़त्म हो जाए। आर्यान ने आंखें दिखाते हुए ज़ोर से कहा। हमारी दोस्ती तो इसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन तुमने मेरी बहन को दुश्मनी का जरिया बनाया। अगर वाकई दोस्त होते तो एक बार ज़रूर सोचते कि तुम्हारे इस कदम से मुझे कितनी तकलीफ़ होगी, मुझे बुरा लगेगा। सारम के बार बार अबीरा को बहन कहने पर रुशाने का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। ओह शट अप सारम, यह हकीर कम कीमत लड़की तुम्हें अपनी बहन लग रही है? रुशाने ने चीखती आवाज़ में गुस्सा और नफरत की आमेज़िश थी, जिसके बाप का कोई पता नहीं था। इसे अपनी बहन कहते हो? कम अज़ कम मेरे लिए तो ये नाकाबिले तसव्वुर है। रुशाने आग बगूला हो रही थी। वो तो आर्यान को इस लड़की से दूर रखना चाहती थी, मगर यहाँ इसका अपना बेटा ही इस लड़की को बहन होने का तहफ़्फ़ुज़ दे रहा था। ये मंजर रुशानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। दिल में गुस्सा और मायूसी का समंदर उबल रहा था, इसलिए वो अपनी ज़ुबान से आल फाल बक रही थी। प्लीज़ मामा, ऐसे अल्फाज ना कहें जिनसे किसी की दिल आज़ारी हो। सारम की आवाज़ मध्यम थी, मगर इसमें छुपी चोट साफ महसूस हो रही थी। इसे बहन मानने के लिए मेरे लिए यही काफ़ी है कि बाबा इसे अपनी बेटी कहते हैं और वो बाबा को अपना बाप मानती है। बस सारम, रुशानी ने सच सुनकर चीख उठी थी। तुम इस लड़की के लिए मुझसे बहस कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारी कुछ नहीं लगती।
ये बात कान खोलकर सुन लो, वो एक बार फिर अपने जवान बेटे पर अपना हुक्म मुसल्लत कर रही थी, मगर अब की बार शायद ऐसा मुमकिन न था। सारन की आवाज़ बुलंद नहीं थी, मगर इसमें ऐसी कतीयत थी जिसने फिजा को साकत कर दिया था। बस कीजिए, मुझ पर फैसले मुसल्लत करते करते मैं पहले ही अपनी कई कीमती रिश्तों से महरूम हो चुका हूँ। अब किसी को खोने का मेरा कोई इरादा नहीं। वो अपनी माँ की आंखों में आंखें डाले खड़ा था, निगाहों में बगावत नहीं, मगर एक अदल फैसला ज़रूर था। वो इस रिश्ते का दिफा कर रहा था जिसे वो दिल में इज्जत और कबूलियत का मकाम दे चुका था। कमरे में मौजूद बाकी सब अफराद साकत खड़े थे। किसी को कुछ कहने की जुर्रात न हो रही थी। माँ और बेटे के दरमियान लफ्ज़ों की तपिश बढ़ती जा रही थी और फिजा बोझल होती जा रही थी। सारम का यूं डटकर अबीरा के लिए खड़ा हो जा रोशानी के दिल में असुलगती आग को मजीद भड़काने के लिए काफ़ी था। वो तेज़ी से दो कदम आगे बढ़ी, चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। इस लड़की की जान ले लूँगी, मैं इस लड़की की जान ले लूँगी जिसकी वजह से तुम मेरे मुकाबल ला खड़े हो। उसके लफ्ज़ों में महज गुस्सा नहीं, एक ज़ख्मी अना की तपिश भी शामिल थी और फिजा यकयक और ज़्यादा बोझल हो गई थी। रोशाना अभी अबीरा के सिमत बढ़ ही रही थी कि सारम फ़ौरन आकर उसके सामने डट गया। इसने यूं रास्ता रोका जैसे अपने वजूद से दीवार खड़ी करती हूँ। आर्यान के कदम भी बेख्तियार अपनी जगह से हिले थे। इसके होते हुए अबीरा को कोई नुकसान पहुँचे ये मुमकिन न था, मगर इससे पहले ही सारम ने अपनी माँ के बढ़ते कदम थाम लिए थे। ये अच्छा तरीका है। अगर किसी की सच्चाई बर्दाश्त न हो तो इसे जान से मार देने की धमकी दे दी जाए। इसकी आवाज़ अब बुलंद थी, मगर लहजा अब भी तमीज़ के दायरे में था। जंगल का कानून बना दिया है आपने। आप और आपके भतीजे ने मिलकर, कोई पूछने वाला नहीं, जो चाहे जिसके साथ चाहे कर सकते हैं। आखिर कब तक और कितने सुल। इसने एक लम्हे को ठहरकर माँ की आंखों में देखा। क्या आपका ज़मीर आपको मलामत नहीं करता, या वो भी मर चुका है? ये कहते हुए इसकी नज़र एक लम्हे को आर्यान पर गई। उसकी निगाह में दोनों एक ही सोच के नुमाइंदा दिखाई दे रहे थे। फिजा में ऐसी सन्नाटा खेजी फैल गई थी कि सांसों की आवाज़ तक सुनाई देने लगी थी। छोड़ दो सारम, तुम क्यों अपना सर खपा रहे हो? इन दोनों के दिमाग में तुम्हारी बात घुसने वाली नहीं है। गुलनास ने आहिस्ता मगर अटल लहजे में कहा, जैसे मज़ीद बहस से सबको बचाना चाहती हो। फिर अपनी बेटी को लेकर दिल में एक दर्द भरी टीस उठी थी। वैसे भी अब इस बहस का क्या फ़ायदा? मेरी बेटी तो बगैर किसी गुनाह के दुश्मन के घर सज़ा के लिए जा चुकी है। उसने अबीरा की तरफ एक नज़र डाली। आंखों में मलाल और दर्द छुपा हुआ था। शायद वैसे ही सुनाना चाहती थी। दूसरी जानिब रोशाने का बस नहीं चल रहा था। फ़ौरन से पहले अबीरा का गला दबाते, मगर इसके पास जाना भी मुमकिन नहीं था। पहले तो आर्यान इसकी ढाल बनकर खड़ा था, अब इसका अपना ही बेटा अबीरा का सगा भाई बनकर इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा था। रोशाने ने अपनी जगह खड़ी थी, दिल में सुलगती आग लिए हर लम्हा खौफ के साथ, कहीं इसकी भड़क से बेटे के दरमियान दूरी न पैदा हो जाए। आहिस्ता से मगर मजबूत लहजे में इसने सारम को कहा, सारम मेरे साथ कमरे में आकर बात करो। अजनबियों के सामने तमाशा बंद कर दो। रोशाने की आवाज़ में गुस्सा भी था और अक्लमंदी भी। हर लफ्ज़ में एक अंदाज में हुक्म और फिक्र का इम्तिजाज था। सारम ने एक लम्हे के लिए अपनी माँ को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा, तहफ़्फ़ुज़ और थोड़ी सी हैरत थी। वो एक कदम पीछे हटते हुए सर हिला के आधा खामोशी से कबूल कर गया था। अब ये मामला कमरे के अंदर करना होगा। अबीरा खामोश खड़ी थी, दिल में थोड़ा खौफ और थोड़ी सी तसल्ली भी थी। वो जान गई थी कि रोशाने इतनी आसानी से इसे कबूल ना करेगी, ना किसी को करने देगी। और दूसरी जानिब आर्यान खान को सारम के रूप में इसके लिए मुहाफिज भी मौजूद थे। वो हैरानी से सोच रही थी कि जिस औरत के साथ इसकी मुलाकात स्कॉटलैंड में हुई थी, जहाँ वो मोहब्बत बरसते सदके उतारते नहीं थकती थी, ये इससे बहुत मुख्तलिफ थी। लोग एक ही चेहरे पर कितने चेहरे सजा लेते हैं, क्या ऐसे लोगों को अल्लाह का खौफ नहीं आता? अबीरा ने दिल ही दिल में तड़प कर ये सोच कर कहा था। आंखें शोले की लिपट में जल रही थी। सारम खामोश खड़ा रहा, दिल में गुस्से और तहफ़्फ़ुज़ की मिली जुली कैफियत के साथ। वो जानता था कि अबीरा की हिफाजत करना उसका फ़र्ज़ है, और यही सोच इसके अंदर से मजबूत कर रही थी। दूसरी जानिब सारम की आला ज़रफ़ी अच्छी सोच को देखकर आर्यान भी दिल ही दिल में शर्मिंदा था। वो खामोश खड़ा, आंखें थोड़ी झुकी हुई, दिल में पछतावे का बोझ वासे था। सारम की नज़रें घबराई हुई अबीरा पर उठी थी। बच्चे, तुम परेशान मत होना। तुम्हारी ज़बरदस्ती हो चुके शोहर और मेरी माँ को तमाशा बनाने की आदत है। इनको लगता है चीख कर हर सच्चाई को दबाया जा सकता है। सारम ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए अबीरा के सर पर शफकत से हाथ रखा था। अबीरा के दिल में अजीब सा सुकून उतरा था, बिल्कुल वैसे जैसे तेज़ धूप में सायादार दरख्त मैसर हो जाए। सारम एक बार फिर आर्यान को नज़रअंदाज करते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। आर्यान को इसका यूं जाना बहुत बुरा लगा। वो बात करना चाहता था, बेशक वो ये नहीं कहता था कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है, मगर दिल ही दिल में कोशिश कर रहा था कि सब उलझी हुई चीज़ों को किसी तरह सुलझाया जा सके। कैसे? शायद खुद वो भी नहीं जानता था। अभी शायद अफजल अफ़खान अपने बेटे के साथ मज़ीद बहस करते और शायद यकीनन दोनों बाप बेटे में तल्ख़ कलामी होती, मगर गुलनास ने समझदारी से काम लेते हुए फ़ौरन हल निकाला। कमरे में जाओ, इस लड़की को भी साथ लेकर जाओ, थके हुए हो।
रेस्ट कर लो, फिर बात करेंगे। गुलनाज ने मौके की मुनासबत को समझते हुए आर्यान से कहा। अफजल खान ने गुस्से से अपनी बीवी की जानिब देखा और वो अच्छी तरह जानता था कि ये सिर्फ अपने बेटे को उसके गुस्से से बचाने के लिए कहा है। हाँ, हज से वापस आया है। तुम्हारा बेटा बहुत थका हुआ है, इसकी खातिर तवाज़ा करो, इसके आराम का खास ख्याल रखो। जनाब को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो जैसे तंज में भीगे हुए थप्पड़ रसीद कर रहा था, मगर आर्यान को इससे कौन सा फ़र्क पड़ने वाला था। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। वैसे भी जली कटी का सिलसिला कभी न थमा था न थम सकता था। अबीरा का हाथ थामते हुए आर्यान दरवाजे का हैंडल घुमाता बाहर निकला और जाते जाते अपने बाप को ये बता गया कि हमेशा वही गलत है, वही जली कटी सुनाते हैं। अफजल खान खून के घूंट पीकर रह गए थे, जबकि गुलनाज ने आगे बढ़कर इनके कंधे पर हाथ रखा, थपथपाया और आंखों के इशारे से चुप रहने को कहा। अफजल खान ने गहरी सांस ली। बस मुझे ही चुप करवाती रहना, वो फुकारते हुए बोले और ख़ुद कमरे से बाहर निकल गए, जबकि गुलनाज सब्र करने की कोशिश करते हुए वहीं बेड पर बैठ गई, सर पर हाथ जमाए खामोशी से सोच में गुम। पूरी रात नूर ठीक से सो न सकी थी। गर्दन का दर्द, अकड़न और बेचैनी ने इसे एक लम्हे का सुकून नलने ले दिया, मगर जब आंख लगी तो ऐसी लगी कि जैसे दुनिया वो माफिया से बेखबर हो गई हो। इसे खुद नहीं मालूम था कि वो नींद में है या बेहोशी की इसी कैफियत में। अचानक इसकी समात पर गुस्से से दहकती हुई आवाज़ पड़ी और वो हड़बड़ा कर जाग उठी। मोहतरमा उठ जाओ, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहाँ 12 बजे तक खराटे मारती रहो। अल्फाज बड़ी बेदर्दी से उछाले गए थे। नूर ने सर पर हाथ रखा, खुद को होश में लाने की कोशिश की और संभल कर उठ बैठी। सामने अरूप खड़ी थी, आंखों में ऐसा गुस्सा जैसे अभी कुच्चा चबा जाएगी। अब नूर जान चुकी थी कि यही इसकी सांस है। नूर को कभी किसी की ऊंची आवाज़ सुनने की आदत नहीं रही थी, मगर यहाँ तो सुबह सवेरे ही इस पर चिल्लाया जा रहा था। इसने कमरे में नजरें दौड़ाई, माहिद कहीं दिखाई ना दिया था। शायद वो घर से जा चुका था या किसी और कमरे में था, वो कुछ नहीं जानती थी। जाते हुए मुझे आवाज़ देना भी ज़रूरी न समझा। ये ख्याल बेख्तियार के दिल में उभरा। वो दिल के किसी कोने में एक और चुभन से जाग उठी थी। मैं ही बेवकूफ़ हूँ, किसी से उम्मीद लगा रही हूँ। रात को वो साफ तो बता तो चुका है कि मेरी हैसियत क्या है। मुझे इससे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। नूर बेदिली से खुद को समझा रही थी। अल्फाज ज़ुबान से नहीं निकले थे, मगर अंदर ही अंदर खुद को झंझोड़ रही थी। उम्मीद का धागा बड़ा ज़िद्दी होता है, टूटने से पहले कई बार दिल को ज़ख्मी ज़रूर करता है। रात को मुंह में होने वाली दर्द की वजह से नूर अच्छी तरह सो नहीं सकी थी, इसलिए शायद वह सुबह लेट तक सोती रही थी। सर के नीचे तकिया न होने की वजह से गर्दन में अकड़ाव और दर्द सा पैदा हो रहा था। नाजुक से पली बेटी के नसीबों में क्या लिखा है, सच में माँ बाप नहीं जानते। अगर जानते होते तो नूर को इतने प्यार और लाड से न पालते। अगर कान खुल गए हों और सुन लिया हो तो उठ जाओ, कपड़े बदल कर किचन में आओ, तुम्हारी महारानी बनाकर रखने के लिए नहीं लाया। अरूब ने जब इसे यूं बेख्याली के धुन में गुम देखा तो इसकी झंझलाहट में और शिद्दत आ गई थी। ज़ब्त का बंद टूटा और वो करखत लहजे में बोल उठी। नूर ने चौंक कर सर उठाया, दिल में जैसे किसी ने मुट्ठी भरकर नमक झड़क दिया हो। वो चंद लम्हे साकत बैठी रही, फिर खामोशी से बिस्तर से उतर आई। कल तक वो अपने घर की लाडली थी, आज किसी के घर की नौकरानी से भी कम हैसियत रखती थी। जिंदगी ने कितनी जल्दी करवट ले ली थी। जी अभी आती हूँ, कल से टाइम से उठ जाओगी, आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नूर ने नज़र झुकाए धीमी आवाज़ में कहा। नूर की मासूमियत और बेबसी पर एक लम्हे को अरूब का दिल वाकई मौम हुआ था। वो फितरतन ऐसी न थी कि किसी को तकलीफ दे, किसी को दर्द में देख के, मगर अगले ही पल अपनी बेटी का ख्याल आया और वह नर्म लम्हा फिर सख्ती में ढल गया। मजलूम बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ वही हो रहा है जो होना चाहिए। हम तुम्हें मार पीट कर अजियत नहीं दे सकते कि अभी हम में इंसानियत जिंदा है, मगर जो कुछ तुम्हारे भाई ने किया है इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। नूर को लगा जैसे वो अपनी रहमदिली का बाकायदा ऐलान कर रही थी, मगर लहजे के तह में छुपा अतल फैसला साफ बता रहा था कि सज़ा से बचना मुमकिन नहीं। नूर खामोशी से किसी मुशरिम की तरह नज़र झुकाए खड़ी थी। सामने खड़ी औरत को इसने बस एक पल के लिए नजरें उठाकर देखा था। उम्र के इस हिस्से में वो भी गैर मामूली तौर पर खूबसूरत और बावकार लग रही थी। बेशक जवानी में इसका हुस्न और भी निखरा हुआ होगा। नफासत से पहना हुआ लाइट ग्रे और सफ़ेद कलर का कॉटन का सूट सर पर सलीके से रखा, हम रंग शफून का दुपट्टा और खड़े होने के अंदाज में ऐसी तरतीब के जैसे वर्षों की तरबियत इसके वजूद में रची बसी हो। नूर अपनी खस्ता हालत के बावजूद इस औरत की शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। हालांकि वो औरत इस पर लफ्ज़ों के अंगारे बरसा रही थी। अजीब तज़ाद था, लहजा सख्त, अंदाज महजब, आंखों में गुस्सा मगर वजूद में वकार। नूर ने दोबारा नजरें झुका ली। इसे यूँ महसूस हुआ जैसे वो सिर्फ डांट नहीं सुन रही
बल्कि किसी गैर महसूस अदालत में खड़ी अपनी सज़ा सुन रही हो। और सुनो, सामने खड़ी बावकार औरत ने एक बार फिर से इसे मुखातिब किया। नूर ने हिचकिचाते हुए नजरें उठाई। खुद को इस घर की बहू समझने की कोशिश भी मत करना। लहजा ऐसा कारदार था कि हर लफ्ज़ अपने साथ खराश छोड़ता जा रहा था। तुम यहाँ सिर्फ एक मुलाजमा की हैसियत रखती हो। ये पहनो और बाहर आओ। बन संवर कर रहने की ज़रूरत नहीं है। अल्फाज के साथ ही हाथ में पकड़ा बेरंग सा जूड़ा इसकी तरफ उछाल दिया। हुक्म सादर करने के बाद वो मुड़ी, दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। दरवाज़ा ज़ोर से इसने बंद कर दिया था, जिसे सारा गुस्सा इसी पर उतार दिया गया हो। कड़ाक की आवाज़ पर नूर का दिल बुरी तरह उछला। एक लम्हे को यूं लगा जैसे धड़कन रुक गई हो और फिर बेतरतीब अंदाज में दोबारा चलने लगी। दिन की शुरुआत इतनी बुरी थी तो आगे न जाने क्या होने वाला था, नूर ने सोचा। आंख खुलते ही इसने इतना करखत लहजा सुन लिया था कि न चाहते हुए भी आंखें नम हो गई। उसने हाथ में पकड़े इस बेरंग सूट को देखा, जो शायद किसी मुलाजमा के लिबास से भी ज़्यादा सादा और बेचान था। इसे लगा जैसे कपड़े नहीं, इसकी हैसियत इसके हाथों में थमा दी गई हुई। हाथ में पकड़े हुए सूट को देखकर आंसू मसीद रुखसारों पर फिसलते हुए बहने लगे थे। कहाँ इसे कोई ड्रेस पसंद नहीं आता था और कहाँ आज ये पूछा तक नहीं गया था कि वह ऐसे कपड़े पहनती भी हैं या नहीं। हाथ में पकड़े हुए सूट को देखकर वो बेदिली से सोच रही थी। प्लाजो के साथ सादा सी कमीज और बड़ा सा दुपट्टा। इसने खामोशी से उठकर बाथरूम का रुख किया। मुंह में अब भी कड़वाहट थी। गर्दन का अकड़ाव बढ़ता जा रहा था। कमर में दर्द उतर आया था। ऊपर से खाली पेट की कमजोरी अलग महसूस हो रही थी। शावर लेकर जब इसने वो बेरंग जोड़ा जेब किया तो दिल चाहा कि चीख कर रो दे। इसे अपनी माँ याद आ गई, जो उसके लिए चुन चुन कर रंग लाती थी और फिर वो भी नखरे दिखा देती थी। आज वही नूर थी और ये बेचान सा लिबास जिसे उसने सब्र शुक्र करते पहन लिया था। आंसुओं से सूजी आंखों को आईने में देखा, बाल सुखाकर सादा सी पूरी बांधी और कमरे में खड़ी हुई समझ नहीं आ रहा था कि बाहर जाए या ऐसी कमरे में बैठी रहे। मगर याद आया वो औरत जो कहने को इसकी सास थी, साफ कहकर गई थी कि इसे नौकर बनाकर लाया गया है, मतलब इसे बाहर जाकर काम करना चाहिए। वो किचन का कहकर गई थी। नूर ने सोचते हुए हिम्मत की और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा, मगर अगले ही लम्हे ठिठक कर रुक गई। इसे अंदाज़ा ही नहीं था कि किचन किस तरफ है। नया घर था, अजनबी दीवारें थी। वो खुद जैसे इस घर में अपनी जगह तलाश करती हुई एक अनजान सी परछाई इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए इसकी नज़र सफाई करती हुई मुलाजमा पर पड़ी तो वो हिचकिचाते हुए कदमों से इसकी तरफ बढ़ गई। प्लीज़ मुझे बता दें किचन किस तरफ है। नूर का लहजा धीमी घबराहट लिए हुए था। मुलाजमा ने बस उंगली से एक सिमत इशारा कर दिया जिसे लफ्ज़ों की ज़रूरत ही ना हो। नूर ने शुक्रगुजार नज़रों से इसे देखा और इसी सिम चल पड़ी। किचन के करीब पहुंचते हुए बर्तनों की खटपट और चूल्हे की जलती आंच, हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। हर आवाज़ और इसके दिल की धड़कन के साथ जैसे हम आहंग हो रही थी। वो दरवाजे पर लम्हा भर को रुकी, फिर हिम्मत करके अंदर दाखिल हुई। इसकी सास चूल्हे के सामने खड़ी कुछ पका रही थी। सर पर सलीके से रखा दुपट्टा और अंदाज में वही सख्तकार करीबी मुलाजमा बर्तन धो रही थी। नूर खामोशी से एक तरफ आकर खड़ी हो गई। हाथ आपस में उलझे हुए थे और नजरें ज़मीन पर टिकी हुई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और कैसे अपने वजूद का ऐलान करे। वो इस घर में मौजूद तो थी मगर कबूल नहीं की गई थी। अपनी हैसियत से वाकिफ थी। नूर कुछ देर खड़ी रही, अपने ही ख्यालात में उलझी हुई। दिल धड़क रहा था और हाथ हल्के से कांप रहे थे। वो सोच रही थी कि कैसे बताए कि वो यहाँ आ चुकी है। तभी अरूफ की नज़र इस पर पड़ी। आ जाओ मोहतरमा, अगर तशरीफ ले आई हो तो आगे भी आ जाओ। सूखा काटदार अंदाज बरकरार था। साथ ही मुलाजमा को हुक्म दिया, तुम जाओ यहाँ से, किचन में सब काम ये देखेगी। मुलाजमा फौरन चल पड़ी। क्या लग रहा था जैसे कि पहले से तैयार खड़ी हो। अरूफ ने इशारे से नूर को बर्तन धोने को कहा। नूर खामोशी से कदम आगे बढ़ाते हुए सिंक पर पास पहुंचकर बर्तनों का भंडार देखकर इसकी आंखें खौफ से फैल गईं। कभी एक बर्तन भी न उठाया था, न धोया था, मगर मजबूरी ने इसे हिम्मत दी। अल्लाह का नाम लेकर इसने स्पंज और पकड़ा और धोना शुरू किया। मगर बदकिस्मती तो जैसे पहले से तैयार थी। जैसे ही पहला शीशे का गिलास हाथ में आया, कमजोरी की वजह से इस पर गिरफ्त मजबूत न रही। गिलास सिंक में जा गिरा और दूसरे गिलासों से टकराकर 2 गिलास टूट गए। नूर का दिल डर के मारे धड़क उठा था। अपने घर में नुकसान कर देती तो कभी इसे डर नहीं लगा, मगर यहाँ गिलास टूटने ही इसकी नज़र खौफ से अरूफ की जानिब थी। और अरूफ की तेज़ गुस्से भरी निगाहें इसे देख रही थी। नूर को लगा कि इसका दिल जिस तेज़ी से धड़क रहा है, आज तो वो बाहर आ ही जाएगा। माशाल्लाह, हमारे घर में कदम रखते ही हमारे लिए मुसीबत बन गई तुम। अरूफ की आवाज़ में दबे हुए गुस्से की लर्जिश साफ सुनाई दे रही थी। पहला ही काम दिया था और वो भी नुकसान में बदल दिया। इतनी सी एहतियात भी नहीं हो सकती थी। नूर के हाथ सिंक के किनारे जम गए थे। उंगलियां भीगे हुए शीशे पर कांप रही थी। तुम्हारा भाई हमारा जितना बड़ा नुकसान कर चुका है, इसके बाद मजीद सहने की हिम्मत नहीं रही हम में।
खुदा के लिए हम पर रहम करो। आखिरी जुमला तंज में डूबा हुआ था, जैसे हर लफ्ज़ नाप तोल कर जख्म देने के लिए कहा गया हो। अरूब को उस लड़की से ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, मगर अपने घर पर पड़ने वाली ज़रफ़ वो भुला नहीं पा रही थी। भाई के ख़ता का बोझ वो नूर के वजूद पर देख रही थी, और आज टूटे हुए वो 2 गिलासों ने इसके अंदर जमा सारा लावा बाहर निकाल दिया था। नूर साकत खड़ी थी, टूटे हुए शीशे सिंक में बिखरे थे, मगर इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसके अंदर टूटा था। अब चुप क्यों हूँ? कम से कम सॉरी तो कह सकती हो। या माँ बाप ने इतनी तमीज़ भी नहीं सिखाई। अरूब ने बाजू सीने पर बांध लिए, थोड़ी ज़रा सी ऊपर उठी हुई थी। आवाज़ बिजली की तरह कड़क और नूर के कानों में गूंज रही थी। नूर ने होंठ कुछ किए, इसने बेख्तियार जुबान फेर कर इन्हें तर्क किया। उंगलियां आपस में उलझ गई। सॉरी, गलती से हो गया, मेरे जानबूझकर नहीं किया। अल्फाज इसके गले में अटक अटक कर निकल रहे थे। आंखें ज़मीन पर जमी थी। अरूब ने सिंक में पड़े टूटे हुए ग्लासों पर तेज नज़र डाली, फिर एक लंबी सांस खींचकर नाक से खारिज की। दोबारा ऐसा कुछ गलती से भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने दुपट्टा ज़रा सा दुरुस्त किया, फिर हाथ के इशारे से इसे एक तरफ होने को कहा। फिर कुछ सोचते हुए बोली, और फिलहाल तुम किचन के बिल्कुल काम के काबिल नहीं हो, तुम्हारे लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर अचानक आवाज़ बुलंद हुई, जुलेखा। नूर हल्की सी चौंकी, जैसे नाम इसके लिए पुकारा गया हो। जुलेखा जल्दी से हाथ पोंछती हुई अलादीन के चिराग से निकले हुए जिन की तरह अंदर आई। जी बीबी जी, तुम बर्तन संभालो, ये घर की सफाई करेगी। इसे सारा काम समझा दो, जब तक इसे सलीका नहीं आता पूरा घर ये साफ करेगी। हुक्म देते हुए अरूब की उंगली सीधी नूर की तरफ उठी थी। जी बीबी जी, आप बेफिक्र रहें, मैं इसे अच्छे से सिखा दूंगी। जुलेखा के होठों के कोने ज़रा से उठे और एक दबी से मुस्कुराहट जिसे नूर ने साफ देख लिया था। नूर का गला भर आया था। इसने फौरन पलके झपका के आंसू बाहर ना आए, मगर नमी आंखों में तैरने लगी। कल तक वो अपने घर में ज़रा सी बात पर मुंह फुला लेती थी, और आज सर झुकाए खड़ी थी। चलो, जुलेखा ने हल्का सा इशारा किया और आगे बढ़ गई। नूर ने एक बार किचन की तरफ देखा, फिर झुकी हुई गर्दन के साथ इसके पीछे चल पड़ी। कदम भारी थे और हर कदम पर दिल में कुछ और टूट रहा था। मुलाजमा से लेकर हाल में आ गई थी। इसने झाड़ू दीवार से टेक लगाकर रखा, बाल्टी फर्श पर ज़रा ज़ोर से रख दी और कपड़ा इसके ऊपर फेंक दिया। ये रहा झाड़ू, पोछा और बाल्टी। कुछ चाहिए हो तो बता देना। सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। बीबी जी को ज़रा सी भी बेतरतीबी बर्दाश्त नहीं। लहजा ऐसा था जैसे वो खुद इस घर की मालकिन हो। नूर ने हैरानी से इसे देखा। पल भर को उसकी आंखों में सवाल उभर आया, अब मुलाजिम भी इससे इस तरह बात करेंगे? दिल में ये ख्याल आए बगैर न रह सकी थी। ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो? जुलेखा ने हाथ कमर पर रखे ज़रा सा आगे झुक कर कहा, हम सब जानते हैं कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। अबीरा बीवी के बदले में आई हो ना? नूर के हाथ में पकड़ा कपड़ा ढीला पड़ गया। और तुम्हारी औकात भी जानते हैं, हमसे भी कई गुजरी हो तुम। वो हंसी, मगर हंसी में जहर खुला हुआ था। हम तो काम के पैसे लेते हैं, जब दिल चाहे छोड़कर जा सकते हैं। तुम तो मुफ्त में काम करोगी और ज़िंदगी भर यहाँ से जा भी नहीं सकोगी। इसलिए आंखें दिखाने की ज़रूरत नहीं, चुपचाप काम करो, वरना सख्ती से पेश आऊँगी। नूर की आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे थे। इसने फ़ौरन पलके झुकाए, मगर आंसुओं का आंसू गालों पर ढलक गए। हाथ कांप रहे थे, सांस बेतरतीब हो रही थी। ज़िंदगी इस पर यूं तंग कर दी जाए कि इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। झाड़ू उसके हाथ में था, मगर इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे इसके हाथ में अपनी किस्मत थमा दी गई हो। नूर के अंदर जैसे सब कुछ टूटकर बिखर गया था। आंखों में जलते हुए आंसू और दिल में बेनाम सी घुटन उतर आई थी। इसे बेबसी से यूं जकड़ा था कि वो खुद को पहचानने से भी डरने लगी थी। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? भारी मगर काबू में रखी हुई आवाज़ हॉल में गूंजी। माहिद अपने स्टडी रूम से निकला था। जुलेखा की आवाज़ और इसके कानों तक पहुंची तो वो बेख्तियारी से सिमट आ गया। दरवाजे के पास चंद लम्हे खड़ा सब सुनता रहा, फिर आईब्रो ज़रा से सुकड़ गई। जुलेखा चौंक कर पलटी। इसके चेहरे का रंग घबराहट से बदला। नूर ने आंसू भरी आंखों से पहली बार सर उठाकर माहिद को बड़े गौर से देखा था। पलकों पर नमी लरस रही थी। हाथ में पकड़ा झाड़ू गिरत में ढीला पड़ रहा था। माहिद की नज़र एक लम्हे के लिए नूर के चेहरे पर ठहरी और फिर वापस जुलेखा पर जा गई। मैंने पूछा किस लहजे में बात कर रही हो? इस बार इसकी आवाज़ में वाज़ेह सख्ती थी, मगर चीख नहीं थी। जुलेखा ने नजरें झुकाई। वो माहिद भाई, बड़ी बीबी जी ने कहा था कि इसे काम सिखा दूं मैं, वही सिखा रही थी। जुलेखा के हाथों की उंगलियां आपस में उलझ गई थी। आवाज़ में पहले वाली अकड़ गायब थी। माहिद ने एक कदम आगे बढ़ाया। इसकी नज़रें सीधी जुलेखा के चेहरे पर जम गई। इसकी एक्टिंग को वो बहुत अच्छे से समझ रहा था। अच्छा, मामा ने तुम्हें ये भी कहा था कि तुम इस पर चिल्ला सकती हो, बदतमीजी कर सकती हो। वो खुद को उस घर की मालिक समझ सकती हो। अल्फाज धीमे थे, मगर हर लफ्ज़ वज़नी थे। नहीं माहिद भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस इसे काम समझा रही थी। जुलेखा ने नजरें झुका लिया। आवाज़ में हल्की कपकपाहट थी। हालत बिल्कुल वैसी थी जैसे एक चोर की चोरी पकड़े जाने पर होती है। माहिद ने जबड़े सख्त हो गए। मैं तुम्हें बेवकूफ़ नज़र आता हूँ? मैंने सब सुना है। तुम इस पर चिल्ला रही थी और अब झूठ बोल रही हो। जाकर मामा को बताओ। जाकर मामा को बताऊँ?
زلیخا کے چہرے پر ایک لمحے کو ضدی ابھری۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی، ویسے بھی اگر بتا دیں گے تو بیوی جی مجھے کچھ نہیں کہیں گی، ان کو تو یہ زہر لگتی ہے، اسی مقصد کے لیے تو لایا گیا ہے اسے۔ اس کی بڑبڑاہٹ کافی حد تک پہنچ چکی تھی ماہد تک۔ نور کے ہاتھ میں پکڑا جھاڑو لرز گیا تھا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ دیا ہو۔ ماہد کی آنکھوں میں اس بار واضح سختی در آئی تھی۔ لگتا ہے تم اپنی اوقات بھول رہی ہو، ملازمہ بن کر رہو، مالکن بننے کی کوشش مت کرو۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر صاف اور دو ٹوک انداز میں بولا، یہ بدلے کے طور پر آئی ہے یا نہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے، مگر یہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے میری بیوی ہے اور میری بیوی کی عزت کرنا تم پر لازم ہے۔ آئندہ سے اونچی آواز میں بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس کی کڑک آواز پر زلیخا کا رنگ اڑ گیا، ہاتھ خود بخود پہلو سے لگ گئے تھے۔ نور نے تھوڑا سا سکون کا سانس لیا، آنکھوں میں نمی اب بھی تھی، مگر اس نمی میں پہلی بار ہلکی سی روشنی بھی شامل ہو گئی تھی۔ جی بھائی، معاف کر دیجیے، آئندہ سے گستاخی نہیں ہوگی۔ ماہد یوں اچانک آ جانے سے ملازمہ کے ہوش کسی حد تک ٹھکانے پر آ چکے تھے۔ بہتر ہے کبھی نہ ہو، ورنہ اگلی بار نوکری سے فارغ کرتے ہوئے دیر نہیں لگے گی، اور جاؤ یہاں سے۔ ماہد اس لمحے اس ملازمہ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ جی بھائی۔ زلیخا نظریں جھکائے تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ہال میں چند لمحوں کے لیے خاموشی پھیل گئی۔ نور کی سانسیں اب بھی بے ترتیب تھیں، مگر اسے پہلی بار لگا کہ وہ اس گھر میں بالکل اکیلی نہیں ہے۔ اور تم اس کی باتیں خاموشی سے کیوں سن رہی تھی؟ واحد نے پلٹ کر نور کی طرف دیکھا، آنکھوں میں خفگی صاف تھی۔ نور چونک گئی تھی، جیسے ابھی تک اس نے خود کو اس سوال کے لیے تیار نہیں کیا ہو۔ ہاتھ میں پکڑا جھاڑو اس کی گرفت سے تقریباً پھسل گیا تھا۔ میں کیا کہتی؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، جیسے ہر لفظ گلے میں اٹک کر باہر آ رہا ہو۔ ماہد نے پیشانی پر ہاتھ پھیرا، سانس کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ کیا کہتی؟ کم از کم یہ تو کہہ سکتی تھی کہ تم نے اس لہجے میں بات نہ کرے، تم کوئی نوکرانی نہیں ہو، مگر آپ نے تو خود ہی کہا تھا کہ میری اوقات اس گھر کی ملازمت جیسی ہے، تو پھر میں ایسے کیا کہتی؟ اگر تمہیں خود سے نوکروں کا بھی نوکر بننے کا شوق ہے تو خوشی سے بنو۔ نہیں، میں ایسا تو نہیں کہا۔ تم نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں کہا، مجھ سے اس سے کوئی غرض نہیں۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں نے تمہارے لیے اس نوکرانی سے بحث نہیں کی۔ مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے، اس لیے اپنی عزت بچانے کے لیے میں نے تمہاری عزت کو بچانے کی کوشش کی، کیونکہ بدقسمتی سے تم میرے نکاح میں ہو۔ ماہد غصے سے آنکھوں میں چمک اور لبوں پر تلخی لیے حقارت سے دیکھ کر چپ چاپ جا چکا تھا۔ نور کے دل میں جو کچھ لمحوں کے لیے خوشی آئی تھی وہ اب جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ معصوم سی نور اس گھر کے لوگوں کی اونچی آواز سے لرز رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح کچھ دیر وہیں کھڑی رو رہی تھی، پھر خاموشی سے صفائی کا سامان اٹھایا اور صفائی کرنے لگی، جو اسے بالکل نہیں آتی تھی، مگر اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی سے ڈانٹ نہ پڑے۔ صفائی کرنا اس کے لیے مشکل تھی، اوپر سے منہ میں درد نے اسے اذیت دے رکھی تھی، اور دوسری جانب شدید بھوک نے بھی اسے کمزور کر رکھا تھا۔ بے دردی سے اپنی آنسو پوچھتے وہ سسکیاں لیتی ہوئی گھر کی صفائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شدید بھوک لگی ہوئی تھی، مگر یہاں کسی نے اسے کھانے کے لیے نہیں پوچھا تھا۔ بڑی ہمت اور محنت کے بعد 2 گھنٹوں میں گھر کی صفائی مکمل ہو چکی تھی۔ نور نے سوچا ابھی جا کر یہ خوشخبری اپنی ساس کو دوں گی تاکہ جلدی سے اسے کھانا مل سکے، مگر اگلے ہی پل روپ خود اس کے سامنے آ چکی تھی۔ یہ ایک نظر گھر کی صفائی پر ڈالی۔ صفائی بس گزارے لائق ہوئی ہے، کل سے نکھار پیدا کرنا۔ لاپرواہی برداشت نہیں کروں گی، جی کل سے میں اس سے زیادہ اچھی کروں گی، نور نے جان چھڑواتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، ظالمو اب کچھ کھانے کو بھی دے دو۔ بھوک سے اس کا سر چکرا رہا تھا، شاید اللہ نے اس کی سن لی تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ، کچن میں تمہارا کھانا رکھا ہے، وہیں بیٹھ کر کھا لو، ڈائننگ ٹیبل پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر پل سے احساس دلایا جا رہا تھا وہ اس گھر میں ملازم سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ نور بھوک سے بے حال ہال میں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے کچن کی جانب گئی۔ سنک پر ہاتھ دھوتے ہوئے فوراً پلیٹ میں ڈھکے ہوئے کھانے کو اٹھا کر فرش پر بیٹھ گئی، کیونکہ کچن میں اور کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اور باہر سے حکم دیا گیا تھا کہ ڈائننگ ٹیبل پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانے کو دیکھ کر نور کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ ایک سالن اور ساتھ 2 روٹیاں رکھی گئی تھیں۔ نور کو کبھی بھی ایک سالن سے کھانا کھانے کی عادت نہیں تھی۔ وہ تو جب تک 4 سے 5 سالن ٹیسٹ نہیں کرتی، اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اسے کھانا کیا ہے۔ اس پر جان وارنے والی اس کی پیاری مورے روز اس کے لیے 4 سے 5 سالن بنوایا کرتی تھی تاکہ اس کی نور پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ آج اس کی لاڈلی نور آلو کی بنی ہوئی سبزی کو دیکھ کر اس قدر خوش تھی کہ شاید الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ پیٹ کی بھوک اور منہ کے درد نے شدت پکڑ لی۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک نوالے کے بعد ایک نوالا منہ میں ڈال رہی تھی، مگر ہر نوالے کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن اور آنکھوں کی نمی اس کے اندرونی درد کی گہرائی کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس درد بھری آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے وہ آنسو کی اس کی گود کو بھی بھگو رہے تھے۔ ہر قطرے اس کی کمزوری، خوف اور تنہائی کا ایک کہانی سنا رہا تھا۔ نور نے اندر ایک کرب تھا، ایک بے بسی تھی جو کسی لفظ میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ایک طرف بھوک سے سسک رہی تھی، ہر نوالا ٹپکتا ہوا آنسو اس کے دل کے زخم ایک جھلک پیش کر رہا تھا، اور اس کی آنکھیں جو درد کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھیں خاموشی سے مدد اللہ سے مانگ رہی تھی۔ کبھی کبھی زندگی اس قدر الجھ جاتی ہے، یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ خطا کار کون ہے۔ نور کو دیکھا جائے تو وہ معصوم تھی،
اس کے حصے میں نہ کوئی چال آئی تھی نہ کوئی خود کرسی، پھر بھی سزا جیسے اسی کے نام لکھ دی گئی تھی۔ اور اروپ، وہ ابھی تو اپنے جذبوں سے سچائی کے سوا کچھ نہ تھی۔ اس نے کوئی ممنوع راستہ اختیار نہیں کیا تھا، اس نے تو نکاح جیسے مقدس بندھن کو تھاما تھا، وہ بندھن جسے قرآن میثاق غلیظ کہتے ہیں۔ میثاق غلیظ کا مطلب ہے کہ مضبوط اور پختہ عہد یا وعدہ، جیسا قرآن میں نکاح کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ پھر بھی حالات کی عدالت میں وہی سوالوں کے کٹہرے میں کھڑی دکھائی دیتی تھی۔ اروپ نے دوبارہ نکاح جیسے پاک رشتے کو تھاما، مگر دونوں بار اس کے حصے میں ذلت ہی کیوں آئی تھی؟ آخر خطا کہاں تھی؟ شاید کسی کردار میں نہیں، یہ ایک لمحے میں تھی، وہ لمحہ جب محبت خوف میں بدل جاتی ہے، جب دل کو یہ اندیشہ گھیر لیتا ہے کہ کہیں یہ رشتہ ہاتھوں سے پھسل نہ جائے۔ وہ اسی خوف کے زیر اثر انسان ایک فیصلہ کر لیتا ہے، ایسا فیصلہ جو بظاہر درست ہوتا ہے، شریعت کے دائروں میں ہوتا ہے، مگر اس کے اثرات زندگی کے توازن کو ہلا دیتے ہیں۔ نکاح گناہ نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات محبت کے کمزور لمحوں میں کیا گیا درست فیصلہ بھی آزمائش بن جاتا ہے۔ اس کا بوجھ صرف دو دل نہیں اٹھاتے، آنے والی نسلیں بھی اس کی بات کر سنتی ہیں۔ اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا، قصور شاید کسی کا نہ تھا، مگر سزا سب کے حصے میں آ رہی تھی۔ کاش ایک لڑکی یہ بات وقت پر سمجھ لے، مر مٹ جائے، مگر محبت کے نام پر کبھی ایسا قدم نہ اٹھائے جو اس کی نسلوں کے نصیب میں سوال بن کر لکھ دیا جائے۔ ماہد اور اروپ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ چکے تھے، مگر ابھی تک تبریز نہیں پہنچے تھے، اور اس کے آنے سے پہلے کبھی بھی کھانا شروع نہیں کیا گیا تھا۔ یہ وہ احترام کا حصہ تھا جو اروپ نے مقرر کیا تھا، جبکہ جس وقت اسی گھر میں اسی ڈائننگ ٹیبل پر روشانی ہوا کرتی تھی تو اس کا لاڈلا انداز یہ تھا کہ اگر وہ ٹیبل پر پہلے آ جاتی تو فوراً کھانا شروع کر دیتی، کیونکہ اسے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی، جبکہ تبریز خان ہمیشہ اس سے یہ امید رکھتے تھے کہ وہ ان کا انتظار کرے۔ کبھی کبھار تو توقعات انسان کو دھوکہ دیتی ہیں، جہاں سے ہم محبت یا احترام کی توقع کرتے ہیں وہاں سے وہ نہیں ملتا، اور اللہ تعالیٰ کبھی کہیں سے بغیر مانگے ہی نواز دیتا ہے، جیسے تبریز خان کو اروپ دے کر اللہ نے نواز دیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک فرما بردار بیوی کی طرح خود شوہر کے آنے کا انتظار کرتی اور بچوں کو بھی یہی تربیت دیتی۔ ماہد خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اروپ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، شاید وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اتنی دیر میں وہ خاموش کیوں ہے۔ اتنی دیر میں تبریز خان ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ چکے تھے، ہمیشہ کی طرح باوقار شخصیت اور سلجھا ہوا انداز لیے، کف ہلکے سے فولڈ کر رکھے تھے۔ وہ زندگی کے اس حصے میں پرکشش لگ رہے تھے، مگر اب چہرے پر بڑھتی ہوئی پریشانیوں کے کہیں نہ کہیں اثرات نظر آنے لگے تھے۔ السلام علیکم کہتے ہوئے اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے تھے۔ وعلیکم السلام، اروپ اور ماہد نے ایک ساتھ کہا تھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ تبریز نے ڈائننگ ٹیبل پر آتے ہی پوچھا تھا۔ کچن میں کھانا کھا رہی ہے، اروپ نے ماہد کے آگے کھانا رکھتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ تبریز اپنی کرسی کھینچتے ہوئے خاموشی سے کھانے کے لیے بیٹھ چکے تھے۔ کب سے ماہد اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا، آخرکار اس نے کہنے کی ہمت کی۔ ماما، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو۔ اروپ نے تبریز کی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے ماہد کی جانب دیکھا۔ اروپ کی آواز میں معمولی سی سختی تھی، مگر آنکھوں میں ٹھہرا ہوا سوال بھی موجود تھا۔ وہ پہلے سے اندازہ لگا رہی ہوں کہ بات عام نہیں ہوگی، کیونکہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ حد تک بات ملازمہ بتا چکی تھی۔ ماہد ایک لمحہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا لی، نظریں جھکی ہوئی تھیں، جیسے الفاظ گلے میں اٹک گئے ہوں۔ اپنی ماں سے جو بات کرنے جا رہا تھا، اس کے لیے سچ میں اسے تھوڑی سی ہمت چاہیے تھی، کیونکہ اسے غلط بھی ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ تبریز خان خاموشی سے نوالا توڑ رہے تھے، مگر ان کی گہری نگاہ ایک پل کو ماہد کے چہرے پر ٹھہر گئے۔ وہ خاموش رہ کر سننے کے عادی تھے، اور آج بھی وہی خاموش میز پر پھیلی ہوئی تھی۔ فضا میں عجیب سا تناؤ درایا تھا، پلیٹوں کی ہلکی سی آواز بھی اس کی خاموشی کو چیرتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ ماما، آپ جس طرح بھی اس کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہتی ہے کریں، مجھے کسی طرح کا اعتراض ہے اور نہ کبھی ہوگا، مگر پلیز گھر کے نوکروں کو اتنی آزادی مت دے کہ وہ جو بھی چاہیں بول سکیں۔ ماہد نے دھیمی آواز مگر صاف آواز میں کہا تھا۔ اس نے نظریں اب بھی مکمل طور پر اوپر نہیں اٹھی تھی، جیسے وہ ہر حد پار بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اور بات کہے بغیر بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اروپ کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے، چمچ پلیٹ سے ہلکا سا ٹکرایا اور آواز غیر ضروری طور پر نمایاں ہو گئی۔ تبریز نے نوالا توڑتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں تھی، بس ایک گہری سنجیدگی تھی، جیسے وہ صرف الفاظ نہیں، ان کے پیچھے چھپے احساسات سے بھی پرکھ گئے ہوں۔ فضا میں پھر وہی بوجھل خاموشی اتر آئی تھی، مگر اس بار خاموشی کے اندر سوال بھی تھے اور آنے والے رد عمل کی آہٹ بھی۔ اس بات کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ کیا تمہیں ایک رات میں اس لڑکی سے ہمدردی ہونے لگی ہے؟ اروپ کے چہرے پر یکایک شکنیں ابھر آئی تھیں، آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور خفگی بھی تھی۔ شاید اپنے بیٹے سے اتنی جلدی ایسی بات سننے کی ہرگز توقع نہ تھی۔ اس کے لہجے میں وہ مانوس سختی لوٹ آئی تھی جو گھر کے نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے وہ ہمیشہ اوڑے رکھتی تھی، مگر اس سختی کے نیچے ماں کا زخمی غرور بھی چھپا ہوا تھا۔ ماہد نے سر اٹھایا، ایک لمحے کو ماں کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نظریں چرا لیں۔
जैसे वो सफाई भी देना चाहता हो और बहस बीच से भी बचना भी चाहता हो। तबरेज़ खान खामोशी से बैठे थे, मगर इनकी संजीदा निगाहें दोनों के चेहरों पर बारी बारी ठहर रही थी। मेज़ पर रखा खाना अब महज खाना नहीं रहा था, वो इस घर के बदलते रिश्तों का गवाह बन चुका था। फिजा में एक अनदेखी लकीर खींच गई थी। माँ एक तरफ, बेटा दूसरी तरफ, और बीच में एक ऐसी लड़की जिसका नाम अभी भी तक मेज़ पर बोझ बनकर मौजूद था। मामा, आपका दिल दुखाना हरगिज़ मेरा मकसद नहीं। मुझे ना तो इससे कोई हमदर्दी है और ना हो सकती है, मगर घर के मुलाजमों को इतनी छूट मत दें कि कल को वो हमारे लिए ही मुश्किलात पैदा करने लगें। माहिर ने इंतहाई अदब से कहा था। इसकी आवाज़ में बगावत नहीं थी, सिर्फ घर की हदें कायम रखने की फ़िक्र थी। अरूफ की आंखों में ये सख्ती ज़रूर थी, मगर वो सख्ती नफ़रत की नहीं, दुख की थी। और वो लड़की इस घर में यूं ही नहीं आई थी। वो एक बदले की सूरत थी, एक ज़ख्म की यादगार, एक ऐसे वाक़े की अलामत जिसने अरूफ की बेटी को इससे दूर कर दिया था। अरूप बुरी औरत नहीं थी, मगर एक माँ थी, और माँ जब अपने बेटी के लिए बेटी की तकलीफ़ याद करती है तो इसका दिल नर्म नहीं रहता, पत्थर हो जाता है। इसीलिए वो अपने बेटे से सख्त हो रही थी। माँ, तुम हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। एक दिन में तुम्हारी हिम्मत हमदर्दी जाग उठी है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। लहजा सख्त था, मगर अंदर गहीर लर्जिश भी थी। इसे अपने बेटे का इस लड़की के लिए एक लफ्ज़ भी बोलना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि इसे डर था कहीं ये हमदर्दी कल को कमज़ोरी न बन जाए। शायद नहीं चाहती थी कि माहिर इस लड़की के लिए दिल में नरम गोशा रखे। वो नहीं चाहती थी कि इसकी बेटी के ज़ख्म पसे मंज़र में चले जाएं। तबरेज़ खान खामोश थे, मगर वो जानते थे कि अरूफ के लफ्ज़ों के पीछे असल कहानी क्या है। ये ज़िद नहीं थी, ये एक माँ का दुख था जो अभी तक भरा नहीं था। माहिर ने खामोशी से सर झुका लिया। इसने बहस ख़त्म कर दी। अपनी माँ को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। वो इसका बेहतरीन हल खामोशी थी। मेज़ पर रखा हर निवाला अब एक अनकही कहानी का बोझ उठाए हुए महसूस हो रहा था। खानम, माहिर ठीक कह रहा है, तबरेज़ खान ने निहायत संजीदगी से कहा। इनकी आवाज़ में ना हुक्म था, ना डांट, सिर्फ ठहराव था। आप इसके साथ जैसा मर्जी सलूक करें, मगर घर के नौकरों को बढ़ावा मत दें, क्योंकि आपका दिया हुआ बढ़ावा कल को हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। वो अपने बेटे और बीवी दोनों की बात बड़े गौर से सुन रहे थे। हर लफ्ज़ को परख कर, बहुत सोच समझ कर, नर्म लहजा रखते हुए उन्होंने बात की थी। अरूप ने आहिस्ता से इनकी तरफ देखा। इस नज़र में शिकवा नहीं था, मगर दुख ज़रूर था। जैसे से यूँ महसूस हुआ हो कि इसके अपने ही इसके सामने खड़े हैं। वो जानती थी तबरेज़ खान गलत नहीं कह रहे, मगर एक माँ के दिल में बेटी के लिए उठने वाली आग दलील से नहीं बुझती। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना आप लोगों को हुदा माजिद की वॉइस कैसी लग रही है, हयात इर्तिज़ा का नावल कैसा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।